हेलो एवरीवन, से फाइनल एंड से 116 जो है लीजेस के ऊपर, जिसका रिवीजन करने वाले हम विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड से लगता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं बेटा। मई 24 के बाद आज तक इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया नहीं है। यानी कि आप जोड़ लीजिए नवंबर 24 25 के 2 अटेम्प्ट, 26 का 1 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट से एक बार भी नहीं आया। तो पक्का आने वाला है सर अब ज्योतिष विद्या तुम्हारे लिए। मैं तो सिर्फ रिवाइज करने का काम करता हूँ, वो समझ में। पर सर हमको तो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शायद जिसने बोला उसने 3-4 अटेम्प्ट से रिव्यू ही नहीं किया एज सच चेंजिंग पैटर्न को, और दैट इज वाई वो आपको शायद वैसा गाइड कर बैठे। नो प्रॉब्लम, अपन तो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडेस 116 लीजेस की अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग सर डेफिनेशन स्कोप वगैरह उन सबको पीछे रख दिया मैंने, क्योंकि उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो अपन शुरुआत वहीं से करेंगे। किसकी बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ना है? अरे बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है। सिर्फ आपको लेसी की बुक्स में, फिर लेसर की बुक्स में और कुछ स्पेशल चीज़ों की अकाउंटिंग डिस्कस करना है, काम खत्म। तो सबसे पहले हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग देखेंगे? लेसी की बुक्स में। क्यों सर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अरे भाई ये ज़्यादा आसान है। अच्छा, लेसर की ज़्यादा डिफिकल्ट है? नहीं, वो और भी आसान है। अरे क्या कर रहे हो सर, चलो आ जाओ लेसी की बुक्स में। भाई लेजी की बुक्स में अकाउंटिंग क्या है? तो एएस वाले ज़माने तो ख़त्म ही हो गए, वो सब छोड़ो। लेजी की बुक्स में सारी की सारी लीज पे, जितने आपने कॉन्ट्रैक्ट किए लीज पे, जो एसेट आपने लिया है, सारे एसेट को आपको बुक्स में एसेट बुक करना है और उसकी लीज लाइबिलिटी बुक करना है। यानी एएस के अनुसार कहूँ तो वो चीज़ जो फाइनेंस लीज में होती थी वैसा करना है। अब इसको कंसेप्चुअली समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, ताकि मुझे आगे समझाने में आपको बड़ा आसान रहेगा। सर रिवीजन में भी कंसेप्ट, क्या बात है! जी हाँ बिल्कुल, नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट है सर 5 साल का। कहेगा शॉप है मॉल में, माल नहीं मॉल, जिसको लीज पे दिया है विद लीज रेंटल ऑफ 10 लाख पर एनम, और ये अरियर्स में पेबल है। यानी कि साल के अंत में क्वेश्चन कुछ नहीं लिखे तो भी ये मानना अरियर्स में पेबल है, अनलेस क्वेश्चन में कभी स्पेसिफिकली लिखा रहे कि 1 जनवरी या 1 अप्रैल को लीज रिवाइज होती है, तो मानना एडवांस में पेबल है। इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार क्वेश्चन में, ये असम्पशन गलत होता है। तो वेदर लाइबिलिटी इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेनेंट फॉर द लीज रेंटल पेबल इन द अग्रीमेंट ओवर 5 years। कंसेप्चुअल डिस्कशन है। मैंने मॉल में शॉप 5 साल के लिए लीज पे लिया, नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट है। 5 साल तक मुझे इस पे रेंट पे करना है 10 लाख रुपीज़ पर आना इन अरियर्स। तो ये पैसा जो 5 साल में 10 करके पे करना है, क्या मैं आज इसकी लाइबिलिटी बुक करूँ? ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, लाइबिलिटी बुक करूँ क्या? तो पहला क्वेश्चन, लाइबिलिटी कब बुक करते हैं सर? जब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है जिससे हम बचते नहीं है, करेक्ट। तो उस लॉजिक से बुक करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। पर सर ऐसे तो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 महीने बाद उससे गुड्स खरीदने का रिटर्न कमिटमेंट है कि भैया 10 लाख रुपए दूंगा और उसके गुड्स लूंगा, तो इसकी अकाउंटिंग तो हम आज कुछ करते ही नहीं है, 6 महीने बाद करते हैं। क्या गजब बात बोली यार तुमने। वो इसलिए क्योंकि गुड्स 6 महीने बाद आएंगे। जब आएंगे तब आप क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे। पर अगर गुड्स आज आ गए होते तो आप एंट्री करते ना, हाँ सर परचेज टू क्रेडिटर करते। सेम इसी लॉजिक से, क्योंकि यहाँ पे शॉप आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आपका कंट्रोल आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये लीज है। लीज मतलब यू हैव गॉट द कंट्रोल, द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। तो इसका मतलब आपके पास एसेट आ चुकी है, यानी सामने वाले ने अपना काम कर दिया एसेट देके, आपने उसको पैसे अभी नहीं दिए, बाद में दिए, तो आपको ऑब्लिगेशन बुक करना होगी। तो दैट इज वाई वी विल से कि ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, क्या हमें लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत है? तो हम बोलेंगे भैया ऑब्लिगेशन तो आ गया, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगला सवाल है कब रिकॉर्ड करूंगा? अग्रीमेंट हुआ जनवरी में, लेकिन फरवरी में मैंने एसेट को लीज पे लिया है, यानी हैंडओवर मुझे फरवरी में किया है। तो इंडेस कहता है ये है डेट ऑफ इंसेप्शन, अग्रीमेंट की डेट, और जिस दिन लीज का अग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया है उसके साथ उसी दिन, या फिर बाद में जब भी आपको एसेट मिली है, जिस कारण से आपका लीज रेंटल अक्रू हुआ है, यानी जिस दिन आपको एसेट मिली है उस दिन आप क्या करोगे? डेट ऑफ कमेंसमेंट मानोगे। अकाउंटिंग के लिए डेट ऑफ कमेंसमेंट लेते हैं। डेट ऑफ इंसेप्शन सिर्फ लीज का क्लासिफिकेशन लेसर को करना है, या आपकी लीज टर्म वगैरह क्या होगी, वो डिसीजन मेकिंग एस्टिमेशंस जो आपके हैं वो डेट ऑफ इंसेप्शन पर बेस्ड होते हैं। तो हम लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करेंगे? अग्रीमेंट की डेट पे नहीं, जिस दिन असेट मिली है 1 फरवरी को, जिस दिन असेट उसी है, क्योंकि आज लेसी ऑब्लाइज्ड है लीज रेंटल पे करने के लिए। एंड इसी डेट पर हम क्या करेंगे? ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, वो डेट ऑफ इंसेप्शन है। तो लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट कैसे रिकॉर्ड होएगा? तो भाई देखो, एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है? इंडेस 16 पीपी में भी कहा गया एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो यहाँ पे आप जो मॉल 5 साल के लिए लियो, आप उसे एसेट बुक करोगे तो कॉस्ट पे बुक करोगे। आपकी कॉस्ट क्या है? 10 लाख रुपीज पेबल इन 5 years। इंडेस में तो अपने को पता ही है भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट देते हैं। तो 1 साल बाद 10 लाख देने हैं तो उसकी कीमत आज कितनी होगी? 2 साल बाद 10 लाख देने हैं, उसकी कीमत आज कितनी होगी? यानी 5 साल में 10 लाख रुपए जो देने हैं, इन सब की टोटल करूंगा अगर कीमत, तो कितनी होगी?
आई विल डिस्काउंट इट with a discounting factor. Sum total of all the present value of 5 year is known as annuity factor. ये वैल्यू निकालूंगा. This is the present value of the lease payment which I have to make. ये मेरी कॉस्ट है. तो इंडेस कहता है ये आपकी लीज लाइबिलिटी है और जितने की लीज लाइबिलिटी है सेम उतने का राइट ऑफ यूज असेट रिकॉर्ड हो जाएगा. सब्जेक्ट टू इसमें कॉस्ट के कोई और एडजस्टमेंट होंगे तो बात की बात है. तो इस लॉजिक से लेसी सारी की सारी लीजेस को एक ही तरह से अकाउंट फॉर करता है. किस तरह से अकाउंट फॉर करता है? पुराने जमाने की फाइनेंस लीज. यहाँ पे हमें शब्द भी यूज नहीं करते हैं. कैसे अकाउंट फॉर करता है? तो IR का मतलब होता है इनिशियल रिकग्निशन. वो तो हम जानते ही हैं सर. सारे इंडेस में अकाउंटिंग 3 स्टेज में बताते हैं, इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और डी रिकग्निशन. तो इनिशियल रिकग्निशन में क्या बोला है? इनिशियली यानी कि इनिशियल डेट यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट पर हम हमारी बुक्स में लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? जो लीज टर्म में हमारा कमिटेड लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू. तो आपको लगेगी 3 चीजें, प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट और लीज टर्म. तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ओवर द लीज टर्म, तो इसमें बोला है सबसे पहले नंबर 1 लीज टर्म निकालना है. यानी कि आपको भी एग्जाम में सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? सोल्व करते समय क्वेश्चन पहले डिटरमाइन करनी है लीज टर्म. सर ये जो दिखा रहे हो ये है क्या? अरे ये नहीं जानते, ये है शॉर्ट नोट्स जो अवेलेबल हैं ये लिंक पर. और यहाँ से क्या कर सकते हो? ये रिवीजन नोट जिसके थ्रू सारे रिवीजन वीडियोज यूट्यूब पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो. एकदम क्रिस्प, मजेदार, शानदार, लबाबदार. इसकी टैगलाइन रखी है मैंने, पसंद आए आपको तो बताना, सिंप्लीफाइड विदाउट डाइल्यूशन, सिंपल बट नॉट डाइल्यूटेड, टैगलाइन है इसकी. अच्छा ठीक है. और सर वो दिखा रहे थे, वो क्या है जो आप पढ़ रहे थे? अरे ये अपनी कंसेप्ट बिल्डर की किताब है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स की. अपने ऐसा नहीं है स्टूडेंट को कि मालूम नहीं पड़ रहा उसको कब कहाँ से पढ़ना है. कभी जा रहा है तो वो इधर किताब से पढ़ रहा है अपनी वो कॉन्सेप्ट बुक से, तो कभी बोर्ड नोट से, तो कभी कॉन्सेप्ट बिल्डर. इसको सिस्टमेटिक एकदम एक ही किताब है, वहीं से पढ़ना है. क्वेश्चन कंसेप्ट के कंसेप्ट बिल्डर से प्रैक्टिस एग्जाम में करने के लिए. नहीं सर चलो छोड़ो, बंद करो अपनी मार्केटिंग, पढ़ाओ. ओके रिवाइज शुरू करते हैं, बीच बीच में कर लेते हैं थोड़ी सी. तो लीज टर्म क्या है दोस्तों? तो भाई लीज टर्म कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है. चलो समझो पूरे एग्जाम्पल में आप लेसी में ले. सर मैंने आपको जगह दी, मैंने बोला भाई तेरी जब इच्छा तब वापस दे देना. तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है? कुछ नहीं है, आप आज वापस दे दोगे. तो लाइबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कमिटमेंट आना चाहिए. कमिटमेंट का मतलब नॉन कैंसिलेबल पीरियड. व्हाट इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड? जितने पीरियड तक लेसी कैंसिल नहीं कर सकता, खत्म, उसे बोलेंगे लीज टर्म. तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड इज द लीज पीरियड वेयर द लेसी कैनॉट कैंसिल इट एट इट्स ओन चॉइस विदाउट पेमेंट ऑफ ए सब्सटैंशियल पेनल्टी. मतलब क्या है? तुम्हारी जब इच्छा तब कैंसिल कर दो तो लीज टर्म 0 है. मैंने तुमको जगह लीज पे दी और मैंने बोला 5 साल के लिए रखो. 5 साल तक लीज कैंसिल नहीं होगी, और अगर कैंसिल करना है तो 1 करोड़ की पेनल्टी, बड़ी पेनल्टी लगेगी. तो भी अपन मानेंगे 5 साल है. क्यों? क्योंकि कैंसिल करने में बड़ा पेनल्टी. मैंने बोला तुमको दिया 5 साल के लिए, 5 साल तक तुम वापस नहीं कर सकते. आपने बोला सर कभी करना पड़ा तो. मैंने बोला तुम मुझसे पूछना, मेरी इच्छा होती मैं एक्सेप्ट करूंगा. यानी कि म्यूचुअली अपन कैंसिल कर सकते हैं, पर तुम यूनिलैटरली कैंसिल नहीं कर सकते. तुम मतलब लेसी. तो भी 5 साल पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी? लीज टर्म. ठीक है. तो लीज टर्म का मतलब क्या होता है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड. बोलते नॉन कैंसिलेबल है, पर अपने को पढ़ना कैसे? नॉन कैंसिलेबल का मतलब जितने पीरियड के लिए लेसी उसको कैंसिल नहीं कर सकता, उतने पीरियड को अपन क्या मानते हैं? नॉन कैंसिलेबल पीरियड. उसके बेसिस पे अपने को लीज टर्म डिफाइन करना है. क्या लीज टर्म डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लीज टर्म के बेसिस पे ही आगे के कैलकुलेशन होंगे. कौन से? अभी बताऊंगा, रुको. उससे पहले 2-3 चीजें और. सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी रिन्यूअल या टर्मिनेशन का ऑप्शन है, मतलब आपको बोला है सर लीज 5 साल की है, आप चाहो तो उसे 3 साल से और एक्सटेंड कर सकते हो. तो मैंने मॉल में आपको शॉप दी है 5 साल के लिए, और मैंने बोला चाहिए तो 5 साल बाद, 3 साल बाद, तुम तुम्हारी इच्छा पे एक्सटेंड कर लेना. तो तुम्हारे पास चॉइस है. तो क्या ऑब्लिगेशन है तुम्हारा 3 साल और पे करने का? नहीं है. तो तुम्हारी लाइबिलिटी सिर्फ कितने की है? 5 साल की है. तो उस लॉजिक से लीज लाइबिलिटी कितनी बुक होना चाहिए? 5 साल. लेकिन इंडेस इस लॉजिक पे नहीं चलता है. इंडेस कहता है कि अगर लीज टर्म में हमें देखना है सिर्फ ऑब्लिगेशन, तो माना कि लाइबिलिटी 5 साल है. लेकिन इंडेस कहता है कि आपको ऑब्लिगेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि सब्सटेंस में कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होने वाला है. यानी अगर ऑब्लिगेशन सिर्फ 5 साल का है, पर लेसी एक्सटेंड कर सकता है 3 साल के लिए, एंड देयर आर सम रियल गुड रीजंस टू एस्टैब्लिश एंड प्रूव कि लेसी एक्सटेंड करेगा ही करेगा. ऐसे रीजन क्या हो सकते हैं? भाई लेसी ने बहुत मार्केटिंग करी है उस जगह पे, तो उसको फायदा ही तब मिलेगा जब वो ज्यादा समय बैठेगा. या पड़ोस में उसकी खुद की जगह है जिसको उसने
8 साल तक यूज़ करने का है, किसी और से लीज पे लिया पास की जगह 8 साल के लिए, तो ये भी रिन्यू करेगा ही ना, 8 साल यूज़ करेगा। या इसमें बहुत इंटीरियर का खर्चा कर दिया है शॉप में, अपन ने क्या किया, खूब इंटीरियर डाल दिया एकदम भयंकर वाला गोल्डन टाइप का, और वो सब जीरो हो जाएगा जब मैं जगह खाली करूंगा। तो 7-8 साल जब तक यूज़ नहीं करूंगा ना, उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो मुझे आमतौर पे लगता है कि भैया मैं रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। किसे? मुझे मतलब लेसी को सपोज, तो बॉस फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेसी को लग रहा है वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, वेल डन, लीज टर्म एक्सटेंडेड मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें ऑब्लिगेशन है तो वो तो जोड़ना ही जोड़ना है, ओवर एंड अबव दैट इंटेंशन है हमारा और आगे बढ़ाने का, तो एडिशनल टर्म को भी लीज टर्म में जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, यू विल इंक्लूड द रिन्यूअल टर्म इफ द रिन्यूअल इज सर्टन ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन। डेट ऑफ इंसेप्शन का भी एमसीक्यू आए, तो एमसीक्यू भी नहीं पूछे बात ज्यादा इस पे, पर अब आएंगे तो अपने को मस्त करने का है। ऐसे ही टर्मिनेशन है कि सर 10 उल्टा कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पर तुम चाहो तो 5 साल बाद टर्मिनेट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी। तो तुम बोलोगे 5 साल, तुम्हारा इंटेंशन है टर्मिनेट करने का तो 5 साल ही लेना, तुम्हारा नहीं है इंटेंशन टर्मिनेट करने का तो 8 साल ले लेना, खत्म। टर्मिनेशन के लिए बोला है 5 साल बाद टर्मिनेट कर सकते हो, पर बचे हुए 3 साल का रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, तो भाई कौन टर्मिनेट करेगा, फिर 8 साल ही लेंगे। यानी कि अपने को लॉजिकली सब्सटेंस में देखना है लीज टर्म क्या है, उसके हिसाब से डिस्कशन करने का। कभी एमसीक्यू आ जाए कि लीज टर्म में क्या बोला है, सपोज मैंने एक स्टेडियम रेंट पे लिया है मार्च अप्रैल मई जून के लिए, या 3 महीने के लिए, लेट्स से मार्च अप्रैल मई के लिए, और तो बोला गया है 15 मार्च टू 15 जून, ऐसा ही, ठीक है, 5 साल के लिए। तो लीज टर्म कितनी होगी, तो 3 महीने इंटू 5 साल 15 महीने ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है लीज टर्म पूरी सलंग होना चाहिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर, अगले जनवरी से दिसंबर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे होता है ना आईपीएल 3 महीने ही होते हैं, तो मैंने बोल दिया 15 मार्च से 15 जून हमको स्टेडियम लगेगा, बस खत्म, उसके बाद नहीं लगेगा तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए 15 मार्च से 15 जून, ठीक है, डन। तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है, लीज टर्म। सबसे पहले क्या निकालना, लीज टर्म, क्योंकि लीज पेमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके ठीक है सर, चलो अब लीज टर्म का कुछ क्वेश्चन करते हैं। लीज टर्म के ऊपर क्विक कॉन्सेप्ट बिल्डर देखते हैं। सर आइडेंटिफाई द लीज टर्म, 5 साल है, नॉन कैंसिलेबल बाय बोथ 5 years। 5 year नॉन कैंसिलेबल बाय लेसी, कैंसिलेबल बाय लेसी लेसर एनी टाइम आफ्टर 1 year, लेसी कैंसिल नहीं कर सकता तो 5 साल। 5 year नॉन कैंसिलेबल बाय लेसर, कैंसिलेबल बाय लेसी एनी टाइम आफ्टर 1 year, तो उसका कमिटमेंट 1 year का ही है, तो 1 year, अनलेस उसका इंटेंशन नहीं है कैंसिल करने का, उसको सब्सटेंस में करना ही है, बात अलग है। 5 year कैंसिलेबल म्यूचुअली नॉट यूनिलैटरली, यानी दोनों की इच्छा से कैंसिल होगा, यानी लेसी अकेला कैंसिल नहीं कर सकता। 5 year कैंसिल एनीबल एनी टाइम आफ्टर 1 year बाय पेइंग टर्मिनेशन पेनल्टी, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब अनलाइकली कि हम टर्मिनेशन पेनल्टी देंगे, तो 5 साल ऐसा। लीज टर्म आइडेंटिफाई करो, अगर अग्रीमेंट 5 साल का और रिन्यूअल 3 साल का ऑप्शन है, बहुत ही नॉमिनल रिन्यूअल प्राइस है, इसलिए प्रोबेबल है कि वो रिन्यू करेगा, तो वो शुरू से ही 8 साल ले लो आप लीज टर्म। मार्केट रिन्यूअल प्राइस है, हम रिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी तो छोड़ो, अगर एकदम श्योर नहीं है तो अभी 5 लो, फिर करेंगे आगे, तो आगे के आगे देखेंगे। मार्केट प्राइस है पर मैं लाइकली टू रिन्यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीजोल इंप्रूवमेंट यानी कि इसमें इंटीरियर में खूब खर्चा कर दिया, और उसकी लाइफ, इंटीरियर की लाइफ 8 साल है, तो इसको 8 साल तक यूज़ करूंगा तो ही फायदा होगा, तो 8 years। वही अप्रैल टू जून है, 5 साल के लिए लिया है, तो लीज टर्म क्या हो गया, 15 महीने। चलो ठीक है, अब तुमको लीज टर्म समझ में आ गया, बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब आते हैं इस लीज टर्म में तुम्हारा लीज पेमेंट क्या है। तो इंडेस कहता है कि भैया लीज लाइबिलिटी निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी है लीज पेमेंट की ओवर द लीज टर्म। लीज टर्म अपने को समझ में आ गया, तो अब अपन आएंगे लीज पेमेंट पे। और लीज पेमेंट क्या होगा, लीज टर्म में जो तुम फिक्स पेमेंट करने वाले हो वो, तो कौन सा पेमेंट शामिल करेंगे, फिक्स्ड लीज पेमेंट। तो सबसे पहले बोला गया है फिक्स्ड लीज पेमेंट विल बी एडेड। व्हाट इज फिक्स्ड लीज पेमेंट, अरे भाई मैंने तुमको बोला 10 लाख रुपए हर साल दूंगा शॉप का 5 साल तक, तो ये फिक्स्ड लीज पेमेंट है। सर मैंने बोला 10 लाख रुपए और हर साल 1-1 लाख बढ़ेगा, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो ये भी फिक्स्ड है ना। फिक्स मतलब पहले से डिफाइंड है, तो फिक्स्ड का मतलब ये नहीं फिक्स अमाउंट, पहले से डिफाइंड है। तो सर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने मॉल, जैसे होता है ना मॉल में ऐसा होता है, अपने इंदौर में घर के पीछे अपने बढ़िया शानदार सा टीआई मॉल है, उसमें क्या है फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में क्या है, लोग आते ही नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे बढ़िया वाली दुकानें लाते, तो अच्छे अच्छे दुकानदारों को बोला हल्दीराम वगैरह तुम आओ ना यार यहाँ पे। तो उन्होंने बोला तुम रेंट इतना लेते हो, हमको नहीं आना। उन्होंने बोला चलो तुमको हम रेंट लेंगे ही नहीं, हम क्या बोलते हैं तुम्हारी सेल का 20% हम लेंगे, बस कमिटमेंट ये है कि तुमको 5 साल का एग्रीमेंट करना है, 5 साल तक यहाँ पे दुकान चलानी। हल्दीराम आ गया, उसने बोला बहुत बढ़िया है। वो आ गया, उसने बोला भैया अपने को रेवेन्यू का 20% रेंट देना है, 80% अपना, नहीं माल बिका तो कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये पूरा वेरिएबल लीज पेमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर हल्दीराम ने 1 रुपए का माल नहीं बेचा तो उसको मॉल ओनर को 1 रुपया नहीं देना है।
तो मॉल ओनर भी बोलेगा यार ऐसे तो फिर गड़बड़ हो गई, दुकान जगह लेके लोग बैठ जाएंगे और मालूम पड़ा कॉम्पिटिटर नहीं लेके बैठ गया। तो उसके लिए उसने बोला इन एनी केस तुमको मिनिमम महीने का 20,000 रुपये तो देना पड़ेगा, यानी 20,000 और 20% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज मोर यू विल हैव टू पे। तो 20,000 इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट हो गया। गॉट इट सर, बहुत बढ़िया। तो इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट जो अनअवॉइडेबल है बेसिकली आप तो ये समझ लेना जो देना ही पड़ेगा उसको शामिल कर लेना। ठीक है सर, ये भी कर लिया। अब इसके बाद वेरिएबल लीज पेमेंट में वो शामिल नहीं करते, ये कंटिजेंट रेंट है भाई, प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव होता है ना। मैं तेरे को क्या कर रहा है, डीजल जनरेटर दे रहा है लीज पे 5 साल के लिए, और है ना अगर मेरा डीजल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा 10 रुपये पर यूनिट से कम पे तो तू मेरे को 50,000 रुपये पर एनम एक्स्ट्रा देगा। ये प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव, ये वेरिएबल है, पता नहीं आगे क्या होएगा। तो ये लीज रेंट का पार्ट नहीं है। ये जब भी लेसी पे करेगा इसे खर्चा बुक करेगा, लेसर अपनी बुक्स में इनकम बुक करेगा। ओके। कई बार लीज रेंट इज कंटिजेंट अपॉन एन इंडेक्स। जैसे हमने बोल दिया लीज रेंट इज 10 लाख रुपीज पर एनम प्लस हर साल लीज रेंट बढ़ेगा विद द इन्फ्लेशन रेट विच इज लेट्स से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट पब्लिश्ड है उससे, या इनकम टैक्स में जो आती थी ना इंडेक्स रेट उसके रेशियो में। तो इंडेक्स बोलता है कि यार बॉस इसमें लीज पेमेंट तो तुम्हारा वेरिएबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपने को आज पता नहीं है आगे क्या इंडेक्स आएगा, रेट क्या आएगा। बस लॉजिकली ये चलता है, होता है ऐसा। तो चलो जान दो, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, इसको फिक्स लीज पेमेंट के साथ इसको भी लीज पेमेंट का पार्ट मानेंगे। तो इसका मतलब लीज पेमेंट में कितनी चीज़ें आ गई, 2, फिक्स लीज पेमेंट इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट, और वेरिएबल लीज पेमेंट अगर उसका वेरिएशन का सिर्फ एक रीज़न है कि वो किसी इंडेक्स या कोई रेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इसके अलावा सर अगर लीज पेमेंट की बात करें तो अपन कितने समय का लीज पेमेंट लेंगे, वो वाले एग्जाम्पल में 5 साल 3 साल का रिन्यूअल। तो अगर तुमने लीज टर्म 8 ईयर्स लिए तो लीज पेमेंट 8 साल के लेना, लीज टर्म 5 साल लिए तो लीज पेमेंट भी 5 साल के लेना। सिमिलरली टर्मिनेशन ऑप्शन तुमने सोचा एक्सरसाइज करोगे तो उसकी पेनल्टी जो पे करोगे वो लीज पेमेंट में शामिल करना, नहीं करोगे तो उसकी पेनल्टी भी शामिल मत करना। यानी कि तुम्हारी लीज टर्म डिफाइन करेगी तुम्हारा लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा। तो इफ इट इज सर्टेन ऑन डेट ऑफ इंसेप्शन दैट यू विल बी पेइंग, यू विल ऐड इट, नॉट अदरवाइज। कई बार लेसर अपने को पैसा देता है, जैसे तुम लेसी मैं लेसर, मैंने बुलाया मेरी जगह किराए पे ले लेना मॉल पे, आपने बुलाया यहाँ लेते हैं। अभी क्या है तुम्हारा बहुत बड़ा काम है बॉस, तुम्हारे क्या है ना कि जैसे तुम अगर एक बार आ गए ना तो कैसा एप्पल का शोरूम है, अभी लोग क्या तुम्हारे चक्कर में दूसरी चीज़ भी देखेंगे। तो मैंने बोला मैं तुमको 6 महीने तक जगह फ्री में देता है। मैंने बोला उसके अलावा मैं तुमको 5 लाख रुपए ऊपर से कैश देता है, चलो करो अग्रीमेंट। वो बोला बहुत बढ़िया यार ये तो शानदार है। तो 5 लाख मैं लेसर लेसी को दे रहा, उल्टा हो रहा है ये तो। भैया नॉर्मली लेसी जो टेनेंट है वो किराया देता है, यहाँ पे लेसर दे रहे। तो कुछ नहीं है, लेसर को बाद में इतना मोटा रेंट मिल रहा है कि उसको अखड़ नहीं रहा है आज पैसा देने का। तो अगर लेसर को इंसेंटिव लेसी को पे कर रहा है तो उसे आप क्या करोगे, लीज पेमेंट से माइनस कर देने का। ठीक है, माइनस कर देने का। क्यों? क्योंकि आप ये मान लो कि ये लीज पेमेंट का क्या एडजस्टमेंट है, नेगेटिव लीज पेमेंट है वैसा। वैसे जीएसटी वगैरह लीज पेमेंट में ऐड करने का नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसटी क्या है, इट इज़ लाइबिलिटी ऑफ द लेसी ओनली। एक्चुअली कैसा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स किसकी लाइबिलिटी होती है, एंड यूज़र की। तो आप कंज्यूमर हो, आप या अगर यूज़ कर रहे हो मॉल में शॉप, आपको मैंने रेंट पे दी, आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना है। मैं लेसर तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, आपके जीएसटी को कलेक्ट करके सरकार को दे दूंगा। तो इसके लिए बोला है कि मैं एज एन एजेंट जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा रेवेन्यू नहीं है, इस कारण से इसको जीएसटी पेबल अगर कोई कलेक्ट किया यानी रेंटल फीस प्लस जीएसटी है तो उसको लीज पेमेंट में शामिल नहीं करोगे। लेकिन मेरे खर्चे हैं जो अगर मैं आपको जगह लीज पे दूँ नहीं दूँ वो लगेंगे ही लगेंगे। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, और मैं आपको बोलूँ कि लीज पेमेंट में है ना, देखो 10 लाख रुपए प्लस प्रॉपर्टी टैक्स का 1 लाख रुपए ऐसे 11 दे देना। तो तुम तो क्या बोलोगे कि सर प्रॉपर्टी टैक्स अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो 11 लाख पूरी कॉस्ट ही हो गई ना, और वो आपकी कमाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको नहीं देता तो भी आपको इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस के नाम पे अगर कोई पैसा रिइंबर्स किया है तो उसे लीज पेमेंट का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी है किसकी, लेसर की। तो इट विल बी इंक्लूडेड एज लीज पेमेंट बिकॉज इट इज नॉट कलेक्टेड एज एन एजेंट, बट जीएसटी इज कलेक्टेड एज एन एजेंट, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये सारी कहानी है लीज पेमेंट की। और सर बहुत सारा है ये तो, हाँ जी बहुत सारा है, और इसको अपने को बहुत मस्त तरीके से रिवाइज करने का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इसके समझ डाला तो आगे तो अकाउंटिंग क्या है, बहुत सिंपल, जो नॉर्मल लाइबिलिटी वगैरह की होती है वैसी है, कोई लोड नहीं है। ठीक है सर, बस चल रहा है, आगे बढ़ते। तो आगे नहीं बढ़ते, पहले अपन इसके क्वेश्चन ट्राई करूं। सर लीज पेमेंट कंसिडर इन लीज ऑफ 3 ईयर इफ द टर्म इज 10 करोड़ पर एनम, तो वही 10 × 3, पहले साल 10 करोड़ है, फिर 2% इंक्रीमेंट है पर एनम, तो 10, 10.20,
10.22 जो भी आएगा यार, करो ना। 10 करोड़ और 10% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज लेस। तो रेवेन्यू जीरो हुआ तो कितना पे करना पड़ेगा? 10 और जीरो दोनों में क्या कम है? जीरो, तो जीरो पे करना होगा। तो इन सब्सटेंस फिक्सली इस पेमेंट जीरो है। पर अगर विच एवर इज मोर हो गया तो 10 करोड़ तो आपको मिनिमम देना है। रेवेन्यू ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा भी देना होगा, पर मिनिमम 10 करोड़ है तो 10 करोड़ आपका लीज पेमेंट में आएगा। उसके ऊपर दिया तो वो खर्चा। 10% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज लेस विथ मिनिमम रेवेन्यू कमिटमेंट। 10% ऑफ रेवेन्यू विथ मिनिमम रेवेन्यू कमिटमेंट ऑफ 50 करोड़ पर एनम। इसका मतलब 50 करोड़ से भी कम रेवेन्यू हुआ तो भी आपका माना जाएगा। रेवेन्यू 50 करोड़ है, उसका 10%, तो 5 करोड़ तो देना ही है, तो 5 करोड़। 500 पर यूनिट प्रोड्यूस वाया लीज एसेट। तो मैंने कोई एसेट आपको लीज पे दिया और उससे आप यूनिट बना रहे हो और मैंने बोला आपको 500 रुपये पर यूनिट मुझे देना है, और सब्जेक्ट है मिनिमम रिक्वायरमेंट की कि आपको 1 लाख यूनिट तो बनाने ही बनाने। तो इसका मतलब 500 लाख पर एनम तो आपको मुझे देना ही देना। हालांकि इसमें गुड्स भी मिल रहे हैं, तो वो अपन लीज नॉन लीज कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे। 10 करोड़ इन फर्स्ट ईयर टू बी इंक्रीज विद सीपीआई इंडेक्स रेट चेंजेस एवरी ईयर। तो इसमें पहले साल 10 करोड़ देना है ना, तो अभी आप जब अकाउंटिंग करोगे लीज लाइबिलिटी की, पूरा ये मान लेना 10 करोड़ ही देने। पर फिर जब जब आपके वेरिएबल इंडेक्सेस के कारण लीज रेंट चेंज होगा, तब तक आप रीमेजर करना अपनी लीज लाइबिलिटी को। अभी अपन उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। 10 करोड़ प्लस 1 करोड़ एडिशनली एसेट गिवन ऑन लीज मीट्स प्रोडक्टिविटी थ्रेशोल्ड। नहीं बेटा, फिर 10 करोड़। इट इज प्रोबेबल इट विल मीट द थ्रेशोल्ड, पर नहीं मीट किया तो देना है क्या? नहीं देना है, यानी कि ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड ही है, देना ही है। यानी ऐसा होता ना कि इट इज 100% श्योर की मीट करेगा तो मैं शायद कर भी देता, पर प्रोबेबल है, मोस्ट लाइकली है तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा देना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं। अभी क्या होता है ना, कई बार आप देखोगे तो लीज में परचेज ऑप्शन भी आता है। व्हाट इज परचेज ऑप्शन? मैंने आपको जगह दिया मॉल पे किराए पे 8 साल के लिए, और मैंने बोला 8 साल बाद तुम चाहो तो 1 करोड़ रुपए में खरीद लेना, हमेशा के लिए तुम्हारी, वापस भी मत देना, हायर परचेज जैसा। क्या ये 1 करोड़ को लीज पेमेंट में शामिल करना? वही मैंने जो बोला वही लॉजिक है। अगर आपको शुरू में ही लगता है कि भैया आप करोगे ही करोगे, क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रांग रीजन है आपके पास की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा है तो आप खरीदोगे, बिजनेस आपका एकदम चल रहा है तो खरीदोगे, तो आप शामिल कर लेना। नहीं लग रहा है, आपको डाउट है या आपको लग रहा है तब की तब देखेंगे, तो मत करना, खत्म। तो क्या बोला है? 10 करोड़ पर annum plus 5 करोड़ at the end of lease term if lessee wants to purchase the asset. Lessee intends to purchase an expected fair market value much more than 15. तो आप क्या बोलोगे? 10 करोड़ per annum for the lease term plus 5 करोड़ शामिल कर लो। मच लेस देन तो फिर सिर्फ 10 पर annum ले लो। क्यों? क्योंकि भले ही आपकी इच्छा है पर उसकी मार्केट वैल्यू कम है, तो चांसेस नहीं है कि आप करोगे ही करो। यहाँ पे भी 10 पर annum। ठीक है, चलो। ऐसे ही सेल ऑप्शन होता है एक, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब क्या? मैंने आपको जगह लीज पे दी, अब मेरे पास बैठे हो, मैंने बोला कितने साल के लिए दे रहा हूँ? 8 साल के लिए। आपने मुझसे पूछा 8 साल बाद क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं, जगह मुझे वापस दे देना। आपने कहा हम जगह खरीदना चाहें तो? मैंने बोला मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें 1 करोड़ में बेच दूंगा। आपने बोला डन, मैं गारंटी देता हूँ 1 करोड़ रुपए में आपसे जगह लेने की। मैंने बोला भाई तू गारंटी दे दे, बहुत अच्छी बात है, पर ज़रूरी नहीं है मैं तुझे ही बेचूं। आपने बोला ठीक है, मेरी तरफ से गारंटी, आपकी इच्छा मुझे भेज देना। तो यहाँ पे आपने मुझे 1 करोड़ गारंटी दे दिया, तो आपका तो ऑब्लिगेशन आ गया, तो इसे लीज पेमेंट में शामिल करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं गारंटी रेसिडुअल वैल्यू बाय द लेसी। तो 10 करोड़ पर एनम, लेसी गारंटी टू पे 5 करोड़ एट द एंड ऑफ द लीज। इफ द लेसर सेल्स द एसेट टू द लेसी एंड द एक्सपेक्टेड फेयर मार्केट वैल्यू एट द एंड इज मच मोर देन 5 करोड़। तो भाई एक बात बताओ, अगर गारंटी 5 करोड़ की आपने दी और मार्केट वैल्यू 5 से बहुत ज़्यादा है, तो क्या लेसर आपको बेचेगा? नहीं। पर फिर भी क्या 5 करोड़ आपको शामिल करना है? यस। क्यों करना है? क्योंकि भैया आपने तो गारंटी दे दी है। तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए है आपको। हर केस में अगर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है तो शामिल करना है। तो ये जान करके मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि जीआरवी अगर लेसी की है तो वो इंक्लूड होगी लीज पेमेंट में, लेकिन अगर परचेज ऑप्शन है, लेसी के पास ऑप्शन है, तो अगर लग रहा है वो करेगा ही करेगा एक्सरसाइज, तो इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है सर, इससे क्या समझ में आ गया? हमको ये समझ में आ गया कि भैया हमारा लीज टर्म क्या है, हमारा लीज पेमेंट, उसमें क्या क्या शामिल होगा। अब हमें इसकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू करके लीज लाइबिलिटी निकालनी है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर। तो लीज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे? इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट यानी एक चीज़ ध्यान रखना, लीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? लेसर। लेसर को ब्याज जमेगा तो वो आपको लीज पे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के देता है। पर अगर उसने आपको नहीं बताया तो आप लेसी
अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले लेना। तो implicit interest rate is used for discounting lease payment to compute lease liability on initial recognition and also for computing interest on subsequent measurement। ठीक है, लेसर के व्यू पॉइंट से निकाली जाती है हमेशा ये, तो ये लेसर निकाल के देता है। नहीं हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बाय लेसी यूज करने का, ज्यादातर क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेसी का दिया जाए, इसे लीज लाइबिलिटी निकाल लेने का, खत्म। तरीकात करा दो क्वेश्चन, आ जाओ मेरी जान। चलिए, तो लेट्स ट्राई वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए भैया, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देख रहे हैं। एंटिटी एल एंटर्स इनटू 10 ईयर सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो देखो साफ साफ बोल दिया बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 यूज करना। इनिशियल लीज पेमेंट 1 लाख है एंड इट विल इंक्रीज बाय लिबॉर ईच ईयर, यानी इंडेक्स बेस्ड है, तो आप इसे इंक्लूड करोगे लीज पेमेंट में लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते समय। और बोला गया है कि लिबॉर आपका 2% है, यानी आपको डे वन पे ही बताया कि हर साल 2% बढ़ने वाला है। Assume that interest rate implicit in the lease is 5%. How will the lease liability be measured? तो implicit interest rate आपको दिया है तो डिस्काउंटिंग 5% से करना होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, हर साल के लीज पेमेंट निकालोगे तो 2% से बढ़ा के। अब सर कभी लिबॉर चेंज हो गया 2-3 साल बाद तो उसे रीमेजरमेंट बोलते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, सबकी प्रेजेंट वैल्यू, इन सबका टोटल, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट है। दिस इज समथिंग विच इज योर लीज लाइबिलिटी एंड राइट ऑफ यूज असेट। हालांकि क्योंकि पहला पेमेंट डाउन पेमेंट है तो लीज लाइबिलिटी 1 लाख से कम हो के आ जाएगी, बट दैट्स ओके। इस तरह से लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। सर ये तो बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा रोमांचक मैटर। तो देखो रोमांचक अगर आपको लेना है तो मल्टीपल एडजस्टमेंट आ सकते हैं। लेट्स सी, शॉप लिया है मैंने लीज पे, नॉन कैंसिलेबल पीरियड 5 साल, पेमेंट में क्या क्या है 10 लाख पर एनम, तो ये पूरा लीज पेमेंट में शामिल होगा। टू इंक्रीज एवरी 2 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर बाय इन्फ्लेशन रेट पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज 5% पर एनम। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 10 लाख। अब अगर आज की तारीख में इन्फ्लेशन 5% दिया है तो आप वो ले लोगे, नहीं तो अपन 10-10 लाख ही लेके चलेंगे, और फिर जब आएगा तब की तब अपन रिवाइज करेंगे। पर 5% दिया है तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, आई विल टेक यहाँ पे 5% और ऐड कर देंगे, तो ये +5% हो जाएगा, और ये यहाँ पे +5% और उसका फिर +5%, ऐसा हो जाएगा। 2% ऑफ एनुअल रेवेन्यू और 1.25 लाख विच एवर इज मोर, तो आपको कम से कम 1.25 लाख तो देना ही पड़ेगा, तो ये भी इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट में ऐड हो जाएगा। देन 0.75 पर एनम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पेबल, तो ये 0.75 भी ऐड हो जाएगा। जीएसटी ऐड नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली लीज पेमेंट क्या होंगे, ये होंगे जो 3rd और 5th ईयर में इन्फ्लेशन रेट के कारण ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करने हैं। सर कोई रेसिडुअल वैल्यू वाले क्वेश्चन ले लें, क्योंकि बहुत सारे कम क्वेश्चंस बहुत सारे हैं नहीं, तो मैंने कंसेप्ट बिल्डर पे अपने को ज़्यादा रिलाई करना है। लेट्स सी, ये वाला लेते हैं रेसिडुअल वैल्यू। शॉप लीज पे लिया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड 5 साल है, लीज रेंटेड 10 लाख पर एनम, ठीक है सर। लेसी ने गारंटी किया है कि वो पे करेगा 5 लाख एट द एंड ऑफ 5th ईयर इफ आर सेल्स द एसेट टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इसका मतलब लेसी गारंटी दे रहा है, तो ये क्वेश्चन जीआरवी का है, गारंटी रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी, क्योंकि उसके लिए ये अनअवॉइडेबल है, तो इसको शामिल करने का है। सिंपल तरीका याद रखने का। तो आर एक्सपेक्ट टू सेल दी एसेट एट मच मोर, तो आर नहीं बेचने वाला, वो मार्केट में बेचेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर ये उम्मीद में बैठा है, एक तरफा प्यार होता ही ऐसा है। हेंस मोस्ट लाइकली नॉट टू सेल, बट स्टिल ई को शामिल करना पड़ेगा इसको, किसमें, लीज लाइबिलिटी में। अब पूछा है सब कुछ अकाउंटिंग करके बताओ, तो क्या करने का है, सबसे पहले लीज लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, तो आप लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे भाई उसको 10 लाख पर एनम देने, एन्युटी फैक्टर ले लो, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिए, लाइक क्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिया नहीं है, 10% देना चाहिए था, चलो 10% हो गया, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, प्लस आप ये मानो 5 लाख तो देने ही पड़ेंगे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फॉर 5 ईयर्स। अब वो क्लास में मैं बोलता हूँ कभी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट नहीं दो, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर में तो 10% अज्यूम करके चलना, तो ये आप शामिल करोगे तो 41 लाख आपकी लीज लाइबिलिटी आएगी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे होगा, 41 लाख। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होता है, चलो ये भी देख ही लेते हैं। अब अपन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, लीज लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, जैसा फाइनेंशियल लाइबिलिटी में होता है, हर साल ब्याज जोड़ो, लीज पेमेंट माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस कितने के बराबर आएगा, रेसिडुअल वैल्यू। अगर उसने हमको बेच दिया 5 में तो हम 5 पे करेंगे, खत्म, असेट अपनी हो जाएगी, और नहीं दिया तो अपन उसको लौटा देंगे, क्या, असेट। तो इसलिए असेट की वैल्यू भी आखिरी में 5 रखते हैं, क्यों बोल के, क्यों, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू है। क्यों है रेसिडुअल वैल्यू 5, सिंपल सा रीज़न है उसका। क्या है सर रीज़न यही है कि भाई आज आपको असेट 41 मिली, जिसमें आप सोच रहे हो कि 5 साल बाद आप 5 पे
उसे खरीद लोगे, यानी 5 आपके हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू है, तो डेप्रिशिएट भी 5 छोड़ के करो। अगर एसेट लौटाना पड़ी तो 5 का आरयू एसेट क्रेडिट और 5 की लाइबिलिटी डेबिट, कोई गेन लॉस की बुक करने की जरूरत नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली ये लगेगा। इस तरह से दोस्तों क्या बुक होती है, लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी आपने निकाल ली सर, तो जो लीज लाइबिलिटी अपन ने क्रेडिट की है उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट का होगा सर राइट ऑफ यूज एसेट में। वो कितने से डेबिट होगा, जितने की लीज लाइबिलिटी। हाँ, लीज लाइबिलिटी में अगर कोई अपफ्रंट डाउन पेमेंट है शामिल नहीं हुआ, पर आपकी तो कॉस्ट ही है, तो जोड़ दो। सिमिलरली कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है जो लेसर ने बियर की है, नॉर्मली लेसी बियर करता है, पर लेसर ने अपनी जेब से दी है, तो वो भी उसका खर्चा है, तो एसेट की कॉस्ट में जोड़ दो। स्टैम्प ड्यूटी, अग्रीमेंट चार्जेस वगैरह, प्लस आपने लीज पे जो एसेट लिया उस पर कोई डीआरएस का प्रोविजन इंडेक्स 16 में जो बनता है, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा और प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई इंसेंटिव मिला है जो लीज रेंट से माइनस नहीं हुआ है और मुझे लेसर ने लेसी को पैसा दिया है, तो वो कॉस्ट से माइनस कर देगा। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि मैंने कोई एसेट लीज पे लिया, जैसे आपने शॉप मॉल पे लीज पे लिया और उसके बाद आपने उसमें अंदर क्या किया, अच्छे सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया, कुछ ऐसे इनबिल्ट उसमें पेंट वेंट ये सब कराए, तो वो सारे खर्चे आप क्या करोगे, आप आपकी राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड करो, क्यों, क्योंकि लीज एसेट है। लीज एसेट को राइट ऑफ यूज एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका लीगल ओनरशिप नहीं है, यू डोंट हैव द लीगल टाइटल बट यू हैव द राइट टू यूज। तो आप जो भी उसको रिड्यूस तक के खर्चे करोगे उसे बोलते हैं लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, उसे आप लीज होल्ड एसेट यानी कि राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। पर अगर मैंने आपको शॉप दी उससे पहले ही आपने खर्चा करना शुरू कर दिया, क्यों, कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको एक पूरी बिल्डिंग रेंट पे देने का अग्रीमेंट किया है, पर दूंगा 3 महीने बाद, अभी पुराना टेनेंट है, तो आपने अभी से ही उसके आसपास का इलाका साफ सफाई शुरू कर दी, आसपास रिनोवेशन शुरू कर दिए, वो राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक आपकी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट आया नहीं है। तो इसके लिए नियम कहता है कि कोई भी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट अगर किया गया है लेसी के द्वारा बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस अनलेस वो अपने आप में एक सेपरेट एसेट रिकॉर्ड किया जा सके। पोस्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो वो राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड हो जाएगा, ये एक अलग से एसेट बुक हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ। डेट ऑफ कमेंसमेंट शॉप टेकन ऑन लीज 1 अप्रैल, डेट ऑफ इंसेप्शन अग्रीमेंट जनवरी में हो गया। हमने खर्चा लीज होल्ड एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए जनवरी से मार्च में किया, जैसे कि आसपास के कॉमन एरिया का रिनोवेशन, आसपास थोड़ा साफ सुथरा कर दिया ताकि लोग आए तो बाहर से ठीक दिखे, इतनी गंदगी थी। शॉप का साइन बोर्ड बनवाया, तो भैया साइन बोर्ड अपने आप में सेपरेट पीपी हो सकता है, ये तो खर्चा बुक होएगा एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि अभी आप आरओई एसेट में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, 1 अप्रैल डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद 30 अप्रैल तक रेडी टू यूज़ कर रहे थे, उस समय आपने पेंटिंग, सेंट्रलाइज्ड एसी, लिफ्ट वगैरह लगाई, ये अपने आप में क्या कर सकते हो आप, यू कैन ऐड इट टू द राइट ऑफ यूज एसेट इटसेल्फ। आपको लगता है वो अलग से एसेट क्वालिफाई हो सकता है, तो फिर आप उसकी सेपरेट पीपी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बस ये चीज़ बताना चाह रहा था, इसे बोलते हैं लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, राइट ऑफ यूज एसेट पे इसका इम्पैक्ट। चलो अब आ जाओ भैया, पर्पल कलर में क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसमें क्या बोला गया है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेसी बुक करेगा, लीज पेमेंट करेगा, क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी निकालेगा, राइट ऑफ यूज एसेट कुछ नहीं, पीपी जैसी अकाउंटिंग होगी, इंडेस 16, डेप्रिसिएशन क्या रिवैल्यू हो सकता है इम्पेयर हो सकता है, सब कुछ इंडेस 16 में जो जो पीपी का है सब लग सकता है। डी रिकग्निशन, फाइनली लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, इधर आपका राइट ऑफ यूज एसेट जीरो हो जाएगा, अनलेस कोई रेसिडुअल वैल्यू है तो उस केस में दोनों उस वैल्यू पे बचेंगे। ये चीज़ समझाइए, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, छोड़ो उसको, खत्म, खल्लास, फिनिश। तो इसके बेसिस पे अलग से किस तरह के क्वेश्चन सच आ सकते हैं, तो सिंपल है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन। लेसी का असली क्वेश्चन या एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो रीमेजरमेंट पे आता है, जो अपन डिस्कस करेंगे। चलो, वाई और जेड ने 12 साल की लीज की है रेल क्लार्क के लिए, फॉलोइंग टर्म 1 जनवरी 2016, कमेंसमेंट डेट फरवरी है, तो इस दिन से अकाउंटिंग होगी। पहला मंथली रेंटल एग्जीक्यूशन पे होएगा, तो ये डाउन पेमेंट है, लाइबिलिटी में नहीं आएगा, आरओई एसेट में आएगा। उसके बाद 50,000 कैश इंसेंटिव मिल रहा है लेसी को लीज एग्जीक्यूशन पे, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, लीज पेमेंट से, और अगर उससे माइनस नहीं किया तो राइट ऑफ यूज एसेट से। वाई ने 1,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है। वाई कौन है भैया, हर क्वेश्चन में ये पता कर लियो कौन क्या है। तो वाई पे कर रहा है यानी लेसी है, तो लेसी ने कॉस्ट इनकर करी है, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा अपनी कॉस्ट। ठीक है, लेसी अगर इनकर करेगा तो राइट ऑफ यूज रेट में ऐड कर देगा, सॉरी लेसर इनकर करता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से एडजस्ट करता है। मैंने अभी बोलते समय शायद यहाँ पे आपको ऐसा बोल दिया था, लेसर इनकर करेगा, नहीं, लेसी ने कॉस्ट इनकर की है तो वो राइट ऑफ यूज रेट में ऐड होगी। अभी अपन लेसी की बुक्स डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, भावनाओं में बह गया, विच आर पेबल ऑन 1 फरवरी 2016। सही बात है सर, भावनाएं तो होना ही चाहिए, वो इंसान ही क्या जिसके भाव मर गए, वाह शाबाश। Entity Y calculated initial lease liability as present value of lease payment discounted using incremental borrowing rate, क्योंकि implicit rate in the lease could not be determined, initial liability 850। अच्छा, तो इन्होंने liability 850 दे दी और बोला इसमें ये सब एडजस्टमेंट करो, तो हम मानेंगे ये सारे एडजस्टमेंट उसमें नहीं हुए। तो क्या करने का है,
सबसे पहला 10,000 रुपये उसमें शामिल नहीं होगा, वो ऐड कर दो डाउन पेमेंट का। इंसेंटिव 50,000 अगर लीज लाइबिलिटी निकालते समय माइनस नहीं हुआ है, माइनस कर दो क्योंकि ये पैसा रिकवर हो गया। और 1,000 की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दो तो राइट ऑफ यूज सेट की कॉस्ट आ जाएगी। DRS ऐड कर दोगे, सिंपल है। चलिए, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है, तो ये सिंपल इस तरह की अकाउंटिंग है दोस्तों, कुछ है नहीं मेरे हिसाब से डिस्कस करने का। इस क्वेश्चन में दिया है कि 20, 30, 50 ऐसा लीज रेंटल पे कर रहे हैं, 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। डिस्काउंट करो, लीज लाइबिलिटी निकालो, जितने की लीज लाइबिलिटी आएगी सेम उतने का राइट ऑफ यूज सेट आ रहा है, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। हर साल ब्याज का खर्चा बुक करो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से जिससे आपने डिस्काउंटिंग की है 12%। ईयर एंड पे पेमेंट करो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, आखिरी में जीरो हो जाएगा। इधर पूरा डिप्रिशिएट करो, आखिरी में जीरो हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, जब से एसेट आएगा तो राइट ऑफ यूज सेट टू लीज लाइबिलिटी, फिर इंटरेस्ट टू लीज लाइबिलिटी, और जो पेमेंट करेंगे लीज रेंटल का वो हो जाएगा लीज लाइबिलिटी टू बैंक, और उधर डिप्रिसिएशन टू राइट ऑफ यूज एसेट, खत्म। ये अकाउंटिंग है, ठीक है। राइट ऑफ यूज एसेट भी ऐसे चल जाएगा, सिंपल है। फिनिश, यस सर। तो दोस्त पूरा खेल जो इस इंडेक्स का शुरू होता है वो होता है यहाँ से। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया टॉपिक है रीमेजरमेंट। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा है। ये डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं आती रीमेजरमेंट। हालांकि जो अभी अपन ने पढ़ा है वो रीमेजरमेंट में काम आएगा आपको समझने में। अब ये है क्या, समझो। ऐसा है दोस्त कि शुरू में मैंने लीज पेमेंट माना था कि मुझे 10 लाख रुपीज़ हर साल पे करना है, प्लस लिबॉर 2%, तो 1 लाख, 10 लाख प्लस 2% करके लिया। 2 साल बाद लिबॉर चेंज हो गया, जिस कारण से अब रेंट 3% हो गया लिबॉर, तो जो मैंने सोचा था उससे और ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो सर ये तो पहले से ही पता था आपको, होना ही। हाँ, मुझे पता था, कुछ ऐसा नहीं है हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज इंडेक्स के रेट के चेंज के कारण नहीं, पर मैनेजमेंट के इंटेंशन के कारण हुआ। जैसे पहले हमारा रिन्यूअल का इंटेंशन नहीं था, बाद में हो गया, होता है ना। पहले जिसने हमें मना किया था आज उसी ने हमें हाँ बोल दिया, ए मूड बदल गया। जब उसका बदल सकता है तो हमारा क्या है, लेसी का क्या है, हो सकता है। तो इंडेक्स बोलता है जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जो तुमने लीज लाइबिलिटी निकालने में लीज पेमेंट या लीज टर्म ली थी उसे रीमेजर करने की जरूरत है, क्या करने का, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। मतलब जिस दिन तुमको रीमेजर करने की इच्छा हो ना, उस दिन रीएस्टिमेट कर लो क्या लीज टर्म है, क्या लीज पेमेंट करने वाले हो, और उसको उस दिन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करके लीज लाइबिलिटी का नया कैरिंग अमाउंट निकाल लो, और एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट और ये लीज लाइबिलिटी के अमाउंट के डिफरेंस को राइट ऑफ यूज एसेट में जोड़ दो या माइनस कर दो, और प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। पीआरएल में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर आप बोल रहे हो प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, अरे वाह बेटा तुम तो प्रोस्पेक्टिव शब्द जानते हो। हाँ सर, मतलब जो हुआ सो हुआ, आने वाले समय में जो होने वाला है उसके हिसाब से लाइबिलिटी कितनी होना चाहिए, अभी कितनी है, डिफरेंस लाइबिलिटी और रेट ऑफ यूज एसेट में एडजस्ट कर दो और आगे बढ़ जाओ। जी हाँ, और आने वाले समय में लाइबिलिटी को डिस्काउंट करने के लिए जो अभी का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो ले लो। जी हाँ सर, हर केस में ऐसे ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस यही एक रूल है। भगवान हमने तो जब ये पढ़ा था तो इसमें ऐसा तो वैसा, वैसा तो वैसा, ये तो आपने अंतिम सच बता दिया सर, एनलाइटनमेंट, अल्टीमेट ट्रूथ। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। यस, रुक जा बेटा, इतना भी खुश मत हो क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अरे यार बना दिया आपने। अरे कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा क्या है एक्सेप्शन सर, बताओ। पहला एक्सेप्शन, इंडेक्स कहता है कि अगर तुम्हारा रीमेजरमेंट का सिर्फ एक कारण है और वह है इंडेक्स रेट चेंज हुए, जिस कारण से तुम्हारी लाइबिलिटी चेंज हो रही है, तो तुम करंट मार्केट रेट मत लेना, जो ओरिजिनल लीज में रेट लिया था वही ले लेना। अगर सिर्फ एक कारण है, क्या, चेंज इन वेरिएबल रेट। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि लीज लाइबिलिटी को प्रोस्पेक्टिव चेंज के हिसाब से रिकम्प्यूट कर दो, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह ओरिजिनल रेट से डिस्काउंट करके कर दो, अगर चेंज का सिर्फ एक ही कारण है और वो एक कारण है चेंज इन इंडेक्स और रेट्स, जिसके कारण मेरे लीज रेंट चेंज हो रहे थे। करेक्ट। तो सर कभी एक क्वेश्चन में दोनों हुआ तो इंडेक्स चेंज के कारण भी लीज पेमेंट चेंज हो रहा है, मेरा इंटेंशन भी चेंज हो गया रिन्यूअल ऑप्शन का, तो उस केस में करंट रेट से डिस्काउंट कर देना। क्यों, क्योंकि दोनों कारण है।
सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो सब बेटेक छोड़ो, खत्म करो। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर ऐसे ही आएगा, रिवीजन में यही बताऊंगा, फिर रेगुलर बैच में आओ एग्जाम ओरिएंटेड में, वो सब समझने के लिए। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट समझोगे कंफ्यूज होगे, यहाँ पे अपने को मार्क्स चाहिए। तो क्या बोला है? वेन एवर देर इज, अभी रीमेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन यानी कि टर्म्स चेंज हुई है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? पहले चेंज इन एस्टिमेट। तो चेंज अगर इंडेक्स या रेट में है जिससे वेरिएबल लीज पेमेंट अफेक्ट हुए हैं, तो नई लीज लाइबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लिवाइज फीस पेमेंट डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट, ओके, एंड डिफरेंस विद कैरिंग अमाउंट विल बी एडजस्टेड टू राइट ऑफ यूज एसेट डेप्री प्रोस्पेक्टिवली रिवाइज्ड, ओके। But if change in estimate is for other reasons like renewal, termination option, change in intention, exercise not exercised का same as above except use the current interest rate. Simple. But अगर remeasurement in same period is due to one and two both, use current interest rate. Finish. Let's do a question on this. Why not? Come on, come on. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ बेटा। Company has entered into a lease agreement for retail store on 1st April 2001 for a period of 10 years. Lease rental 56,000 per annum is payable in arrears. Company recognized lease liability of 3/113 at inception using incremental borrowing rate of 11% per annum. As the terms of a lease agreement, rental shall be adjusted every 2 years to give effect of inflation. Inflation cost index as notified by income tax department will be used to derive the lease payment. Inflation cost index was 280 for 12, 301 for 34. तो 1, 2, 2, 3 में आपका लीज पेमेंट वही होगा, पर 3, 4 में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 56,000 इंटू 301/280। ये वैल्यू जो भी आएगी आ जाएगी। तो मैंने तो सर पूरा ये सोच के कि 56,000 रहेगा 10 ईयर्स तक निकाल दिया, पर अब चेंज हो गया तो कोई बात नहीं। अब ये बड़े हुए से निकाल दो बचे हुए पीरियड की लाइबिलिटी। रेट क्या यूज करेंगे? क्योंकि इंडेक्स रेट चेंज के कारण है, इसलिए करंट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 8% मेरे लिए ट्रेन है, यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, इग्नोर करने की। मैं 9.5% से ही निकालूंगा, यानी कुछ नहीं है। जो तुम्हारी बुक्स में अभी लाइबिलिटी आ रही होगी ना, उसको 301/280 करोगे तो नई लाइबिलिटी आ जाएगी, डिफरेंस को एडजस्ट कर देना। तो यहाँ पे रेट अपन वही लेंगे। तो आपको पूछा है 3rd ईयर बिगनिंग में जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री तो वही होगी, आपकी लीज लाइबिलिटी बढ़ेगी और राइट ऑफ यूज एसेट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तो आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे। कब का? तो ये चेंज कब हुआ है? 3rd ईयर बिगनिंग में, तो 2 साल बाद का कैरिंग निकालो। उसके लिए पहले इनिशियल रिकॉग्निशन वैल्यू निकाली। इनिशियल रिकॉग्निशन वैल्यू क्या आएगी? तो वो दी हुई है 351613। तो या तो आप टेबल बना दो 2 साल का, ईयर 1 और 2, और 2 के एंड पे देख लो क्या वैल्यू है। फिर रिवाइज वैल्यू कैसे आएगी? तो 60/100 हो गया रेशो के कारण। सर ये ऐसे पूरा टेबल बनाने के करना पड़ता है क्या? हाँ, अगर क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए नहीं है तो टेबल बनाना एग्जाम में। तो ये रिवाइज लाइबिलिटी है। अमोटाइज लाइबिलिटी 2 साल बाद कितनी आ रही है? इतनी। तो ये जो बढ़ गई, इससे राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी डेबिट कर दो। देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम 9.5% ही यूज कर रहे हैं, पुराना वाला नया वाला इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रीमेजरमेंट का एक ही कारण है, चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स रेट। पर सर अगर मल्टीपल कारण होते तो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। W entered into contract for lease of retail store with entity J on 1st January. The initial term of lease is 5 years with renewal option of further 3 years. The annual payment for initial term and renewal term are 1 lakh and 1,10,000 respectively. यानी कि शुरू के 5 साल में 1 लाख है, अगर रिन्यू किया तो उसके बाद में 1.10 लाख है। The annual lease payment will increase based on annual increase in CPI at the end of the preceding year. तो 1 जनवरी के लिए हम पिछले साल के 31 दिसंबर का CPI देखेंगे। हमारा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इंसेप्शन पर 5% था, और 1 जनवरी 2004, तो इंसेप्शन हुआ 2001 में, और ये कोई बीच की डेट है 2004 की। इस दिन रेट आपको न जाने क्यों दिया हुआ है 6%, और CPI कमेंसमेंट डेट पे 120 और यहाँ पे 125 हो गया। अच्छा, यानी कि ये 1 जनवरी 2004 को मुझे क्या करना है? लीज रेंटल रिवाइज करना है। यानी ये समझ जाना है, या लीज पेमेंट अपफ्रंट पे हो रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी डेट है, और हर साल पे करने हैं, तो पहले साल का जनवरी तो एक ही बार आएगा, 1 जनवरी भी एक ही बार आएगा, तो अपफ्रंट पड़ेगा। तो लीज कमेंसमेंट डेट पे W डिड नॉट हैव इंसेंटिव टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन, बट 2004 के पहले क्वार्टर में। अब क्वार्टर मतलब ये लोग ईयर बिगनिंग से ही मानते हैं, और वो तो जरा भी नहीं मांगते जो कुछ लड़के समझ रहे हैं। एंटिटी W इंस्टॉल्ड यूनिक लीज इंप्रूवमेंट इनटू रिटेल स्टोर विद एन एस्टिमेटेड 5 ईयर इकोनॉमिक लाइफ।
एंड इट डिटरमाइन इट विल रिकवर कॉस्ट ओनली इफ द रिन्यूअल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। तो अब इच्छा हो गई है रिन्यूअल करने की, यानी पहले नहीं थी। तो इनिशियल लीज लाइबिलिटी कितने से आई होगी सर? 5 साल 1 लाख रुपए को लेके। तो 1 लाख का एन्युटी फैक्टर लिया होगा आपने, ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट 5% से 5 साल के लिए। पर 2001 इनफैक्ट ये क्योंकि अपफ्रंट पेमेंट है तो आपको यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा 5% फॉर 4 years प्लस 1 लाख अपफ्रंट डेफर्ड एन्युटी वाला, ऐसा। पर अब आपकी रिवाइज कब हुई है? तो सर 2004 में, यानी कि 2001, 2, 3 3 पेमेंट होने के बाद। तो नई लाइबिलिटी 2004 में जब निकालोगे तो क्या आएगी? तो 2004 में लाइबिलिटी ऐसे लेना। आपको कितना पे करना है सर? 1 लाख की बजाय 1 लाख इंटू 125/120 चेंज हो जाएगा ये, इतना आ जाएगा ना 1 लाख 125/120। तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। प्लस पहले आप मान रहे थे रिन्यूअल नहीं करोगे, लेकिन अब कर रहे हो। तो ये 4th और 5th ईयर में पे करोगे आप, और 6th, 7th, 8th ईयर में अब आप पे करोगे 1,10,000। तो वो भी बढ़ जाएगा इंडेक्स के कारण। कितना? 125 डिवाइड बाय 120। तो 114,583 कैलकुलेशन आई होप मैंने सही किया। फॉर नेक्स्ट 3 years। इसकी प्रेजेंट वैल्यू फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या यूज करना? नया वाला, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस के कारण दोनों है। तो 6% से तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को कैरिंग अमाउंट से डिफरेंस निकाल के राइट ऑफ यूज से एडजस्ट कर देना। तो शुरू की वैल्यू आपने 1 लाख 5% से डिस्काउंट करके ये निकाली। फिर 3 साल खत्म होने पे आपका कैरिंग अमाउंट और राइट ऑफ यूज एसेट आया। इसकी जगह आपकी रिवाइज लीज लाइबिलिटी 491,376 आई। कैसे? 1,04,000 फॉर 2 years और 114,583 फॉर नेक्स्ट 3 years डिस्काउंटेड। आप ये रेट देखोगे तो दिस इज द न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज 6% का। ये अपफ्रंट पेमेंट है, ये 167 होना चाहिए, तो ये टोटल इतना है। और इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया। इसी के साथ तुम्हारा रीमेजरमेंट का डिस्कशन खत्म। क्या बात कर रहे हो? बस इतना सा जी। हाँ, अब इसके बाद आता है चेंज इन टर्म्स, यानी मॉडिफिकेशन। यानी इंटेंशन चेंज नहीं हुआ, अपन ने टर्म चेंज कर दी। मैंने आपसे जगह 5 साल के लिए लीज पे ली थी, 3 साल बाद आया और मैंने बोला यार इसको 6 साल की कर दो। यानी ऑप्शन नहीं था रिन्यूअल का, टर्म चेंज कर दी। तो इसमें क्या हो सकता है? 5 साल की लीज थी, बढ़वा दी या कम कर दी, या ना लीज की टर्म बढ़ाई ना लीज की टर्म कम करी, सिर्फ ये बोल दिया भाई रेंट कम कर दो। तो इसलिए बोला गया है 3 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक में स्कोप बढ़ता है, एक में स्कोप कम होता है, और एक में कुछ भी और होता है। कुछ भी और होता है। तो स्कोप अगर बढ़ रहा है तो आप ये देखो, कहीं स्कोप बढ़ रहा है और जो प्राइस, जैसे मेरे पास जगह थी आपके पास 5 साल की, 5,000 स्क्वायर फीट, 2 साल बाद में आपके पास आया, मैंने बोला यार पास की दुकान भी दे दो 5,000 स्क्वायर फीट की, बचे हुए 3 साल के लिए। तो आपने बोला चलो ले लो। मैंने बोला रेंट, आपने बोला मार्केट में ही चल रहा है अभी ले लो। हमने बोला यार थोड़ा तो कम कर। उसने बोला जो एजेंट को कमीशन देता था उतना माइनस कर दूंगा, बाकी और कुछ कम नहीं करूंगा। मैंने बोला यार हम पुराने आदमी। उसने बोला उससे कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग तैयार बैठे। तो फिर उसे फ्रेश एग्रीमेंट मानो। पर पास की जगह उसने मुझे उस किराए पे उस रीज़न पे दिए क्योंकि मेरे पास ये वाली जगह है, और इसलिए किराया भी काफ़ी एडजस्ट किया। तो फिर मानो कि ये इसी कॉन्ट्रैक्ट का एडजस्टमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है तो उसे फ्रेश एग्रीमेंट मान लो और वैसे अकाउंट फॉर कर दो। और सर अगर आर्म्स लेंथ पे नहीं हुआ है तो फिर उसकी अकाउंटिंग रीमेजरमेंट जैसी होगी। तो कोई भी रीज़न इनके अलावा है तो सेम 2 जैसी अकाउंटिंग होगी। 2 मतलब ये वाली, मतलब नई लीज लाइबिलिटी करंट डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैलकुलेट करो, डिफरेंस विद कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस एडजस्ट टू राइट ऑफ यूज एसेट, जो अभी पढ़ा अपन ने भाई। सिर्फ एक स्पेशल केस है जहां पे आपको कुछ अकाउंटिंग अलग करनी है, कुछ पीओरएल में ले जाना है, वो है स्कोप रिडक्शन। अगर किसी एग्रीमेंट में आपका स्कोप कम हो रहा है, 10 साल की लीज थी, 5 साल बाद मैंने बोला आप 3 साल और ही रखेंगे, 2 साल नहीं रखेंगे, स्कोप कम हो। इंडेस कहता है ऐसे केस में क्योंकि स्कोप कम हुआ है, तो अभी तक अपन क्या करते थे, नई लीज लाइबिलिटी लाते थे, उसको राइट ऑफ यूज एसेट से एडजस्ट कर देते थे। पर यहाँ पर आपको टेक्निकली राइट ऑफ यूज एसेट कम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एसेट भी कम हुई है, डेप्री चेंज होगा, सब बदले। तो स्कोप रिडक्शन में आप प्रो रेटा बेसिस पे राइट ऑफ यूज एसेट कम कर दो।
तो SLM से डिप्रिशिएट कर रहे हो तो 5 साल की जगह अब 3 साल ही यूज़ होगा, तो उसको 2/5 से कम करो, तो राइट ऑफ यूज सेट क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी में आखिरी के 2 साल के रेंट पे नहीं करना है तो लाइबिलिटी कितने से कम होगी? वही पुराने डिस्काउंटिंग फैक्टर पुराने लीज पेमेंट के हिसाब से वो कम कर दो, तो लाइबिलिटी डेबिट, दोनों के डिफरेंस को PRL में डाल दो। ये दोनों सेम नहीं आएगा क्योंकि एक प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग है, एक डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस है। पर सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि अब जो लीज लाइबिलिटी आ रही है वही पेमेंट मुझे एक्चुअल करना है, नहीं। तो इसके लिए लीज लाइबिलिटी को रिवाइज टर्म के हिसाब से करंट मार्केट रेट पे रिकम्प्यूट करना और इसका और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस राइट ऑफ यूज रेट में एडजस्ट कर देना। सर 2 मिनट रुको, नाखून बढ़ा लेने दो, सर खुजा लेने दो, नोच लेने दो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मेरे, रुक। ये सब मैंने जो लिखा है ये सब तू कुछ समझ नहीं आएगा कब तक, जब तक अपन क्वेश्चन नहीं कराएगा। क्वेश्चन नहीं कराएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो वापस से रिवीजन देखने जाएगा, जाएगा तो इधर नहीं आएगा, तो इधर आने के लिए अपन ही सब कुछ कराएगा। है सर, दिल की बात ऐसे जबां पे आ गई तो भाई अपन छुपा के बात करते हैं क्या। चलो आ जाओ रे, डिक्रीज द स्कोप ऑफ लीज, आ जा। लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिसेस। बहुत बढ़िया सर। The annual lease payment are 50,000 payable at the end of each year. ठीक है सर। Interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. छोड़ो ना। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% है, तो भाई अपने काम की चीज़ है। 5000 स्क्वायर मीटर जगह लिए, ये लीज टर्म है, ये लीज पेमेंट है और ये इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर है। 6 साल के शुरू में, 5 साल बाद लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज टू रिड्यूस स्पेस टू 2500 स्क्वायर मीटर, तो आधी कर दी जगह, क्या हूँ। तो राइट ऑफ यूज एसेट को क्या कर देना, 50% से कम कर देना, और जगह आधी हुई है तो लीज लाइबिलिटी को भी 50% से कम कर देना। दोनों के डिफरेंस को PRL में डाल देना एज गेन और लॉस। द एनुअल फिक्स लीज पेमेंट, तो अब जगह आधी हुई तो आपका फिक्स लीज पेमेंट आधा होना था 25, पर ऐसा नहीं हुआ। 6 to 10th ईयर के लिए अब लीज पेमेंट 30,000 हो गया, तो लाइबिलिटी चेंज होगी। तो अब आप नई लाइबिलिटी नए डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकाल के जो आपकी रिड्यूस लाइबिलिटी है उससे जो डिफरेंस आएगा उसको आप राइट ऑफ यूज सेट में एडजस्ट करना, नया रेट 5%। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। अब इसको अपन ने कॉपी में भी किया, यहीं से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, मेरी लीज लाइबिलिटी इनिशियल रिकॉग्निशन पर क्या होगी। तो सर 50,000, कहीं कुछ बोला है क्या, एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो एन्युटी फैक्टर एट 6% फॉर 10 ईयर। ये लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट का इनिशियल रिकॉग्निशन है। ये वैल्यू आ रही 367,950। ठीक है, 5 साल तक एसेट डिप्रिशिएट होगा, 10 साल की लाइफ है तो 36795, तो 5 साल बाद कैरिंग अमाउंट आ गया। तो मॉडिफिकेशन डेट पर लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 210546 है और राइट ऑफ यूज एसेट 183975 है। इन दोनों को आधा आधा करने का है, 105273 और 919987 जो भी है, दोनों इतने से कम हो जाएंगे। तो लाइबिलिटी ज़्यादा से कम हो रही है, यानी कि डेबिट ज़्यादा हो रहा है तो गेन बुक होएगा। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा 13-14 जो भी है, ये PRL में गेन बुक हो जाएगा। तो देखो 919871 105273 ये दोनों कम हो जाएंगे, और गेन प्रॉफिट और लॉस में इफेक्टिवली इन दोनों का डिफरेंस 13285.5 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 50-50% से रिड्यूस कर दिया, जगह कम हुई तो। अब मेरी लाइबिलिटी कितने की बची सर, लाइबिलिटी बची 105273, राइट ऑफ यूज सेट 91988 है। पर ये लाइबिलिटी को मुझे रीमेजर करना है क्योंकि अब मेरे लीज पेमेंट हो गए हैं 30,000 पर फॉर नेक्स्ट 5 years। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी अब आपको इंडेक्स के करंट चेंज नहीं हुई है तो करंट रेट पे मेजर करना है 5% पे। तो 30,000 डिस्काउंटेड एट 5% फॉर 5 years इज 129900।
तो मुझे इसे 129900 पे लाना है। तो कितने से बढ़ जाएगा? 24,700 600 कुछ से। तो वो 24,000 चिल्लर 600 रुपये जो भी कुछ आ रहा है, इसे आप राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट कर देना, लीज लाइबिलिटी इतने से बढ़ा देना, खत्म। आगे डेबरी चेंज हो जाएगा, फिनिश। अब इसमें एक आखिरी केस ये बनता है, तो ये चीज़ समझाइए, आप पढ़ लेना, देख लेना, आ गया। अगर कभी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें साथ में आ जाए, 3B और C, यानी स्कोप इंक्रीज और डिक्रीज भी, ऐसा क्वेश्चन भी है, तो पहले रिडक्शन के लिए सॉल्व करना, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग अलग है, और फिर इंक्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नई लीज लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर ला, नए रेट से कैरिंग अमाउंट से डिफरेंस निकालना, जो भी गेन लॉस है उसको उठा के सीधे राइट ऑफ यूज एसेट में एडजस्ट कर देना। इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट या ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो। इसके बाद लेसी की बुक्स में छोटा मोटा दूसरा एक्सेप्शन का डिस्कशन है, वो फटाफट कर लेते हैं, और फिर अपन लेसर की बुक्स में आ जाएंगे। सर अगर लीज मैंने 6 महीने के लिए लिए, 2 दिन के लिए लिए, प्ले स्टेशन छुट्टियों में लीज पर लेके आ गया घर पे खेलने के लिए, तो क्या लेसी हूँ मैं, नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट है, तो क्या ये अकाउंटिंग करना होगी? लॉजिकल सी बात है, अजीब हो जाएगा। तो इसके लिए बोला, अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज है, एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यू कैन डिसाइड नॉट टू फॉलो दिस अकाउंटिंग, एंड देन फिर रेंटल एक्सपेंस जैसी अकाउंटिंग करना, जैसी लेसर ऑपरेटिंग लीज की करता है, वैसी जो बाद में करेंगे अपन डिस्कस। पर ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या हुआ? आपका लीज टर्म 12 मंथ या उससे कम होना चाहिए, और ये मैटर ऑफ पॉलिसी है, यानी एक क्लास ऑफ असेट के लिए एक पॉलिसी होगी। आपने डिसाइड किया सारे लैंड लीज 12 महीने उससे कम है, तो मैं उसे लीज लाइबिलिटी बुक नहीं करूंगा, राइट ऑफ यूज बुक नहीं करूंगा, एक्सपेंस जैसे बुक करूंगा, लेकिन फर्नीचर फिक्सर्स पे राइट ऑफ यूज बुक करूंगा तो चलेगा। पर ऐसा नहीं, एक लैंड पे आपने अलग पॉलिसी और एक पे अलग लिया। तो शॉर्ट टर्म लीज है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। ओरिजिनल पीरियड 12 महीने उससे कम है, तो लेसी की चॉइस है, पॉलिसी मैटर है, क्लास ऑफ असेट वाइज लेना है। सेकंड, लो वैल्यू असेट, इंडेज ऐसे ही बोलता है, मटेरियल चीज़ों पे इंडेज लगता नहीं। तो जो असेट बाय नेचर लो वैल्यू होते हैं, यानी अगर वैसा नया असेट में लेता तो कितने का होता? सस्ता होता है। आप अपना लीज रेंट मत देखो, नई एसेट की कीमत देखो जो आप ले रहे हो उसकी, भले ही आप पुराना ले रहे हो, वो लगता है लो वैल्यू है। जैसे ऑफिस फर्नीचर फिक्चर्स, मोबाइल प्रिंटर, आईटी इक्विपमेंट फॉर ऑफिस और पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, चेयर कुर्सियाँ, ये सब टाइप के टेबल बेंचें, इस तरह की चीज़ें, ये लो वैल्यू आइटम्स मानी गई है। पर कार, व्हीकल्स, हाई एंड सर्वर्स, योर बिल्डिंग, लैंड, ये सब लो वैल्यू आइटम नहीं है, तो उस पर ये नहीं लगे। तो लो वैल्यू एसेट है, क्योंकि ये लो वैल्यू है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि लो वैल्यू में मटीरियलिटी ऐसा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का मैटर ही नहीं है। तो ये आप असेट टू असेट डिसाइड कर सकते हो कि इस पे मुझे क्या लीज लाइबिलिटी राइट ऑफ यूज बुक करना है, या जैसे ऐसे लीज रेंट पे करूंगा, खर्चा बुक कर दूंगा, वैसे करना है। आपके पास दोनों चॉइस है। तो जब आप लो वैल्यू का है, नई एसेट की वैल्यू देखेंगे, तो आप असेट वाइज डिसाइड कर सकते हो, कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। अगर आपने इसे सबलीज किया है तो ये चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है। सबलीज अभी अपन देखेंगे आगे क्या होता है। लीज और ये टू बी डिस्कस्ड है, रिवाइज करेंगे इसको नेक्स्ट। तो ये एक्सेप्शंस हो गए, जहाँ पे आपको अभी जो अपन ने अकाउंटिंग पढ़ी है वो नहीं करने की है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे जब भी आया नहीं है, अब आए तो क्वेश्चन इफेक्टिवली दो ही चीज़ों पर हैं, रीमेजरमेंट है और एक सेल और लीज बैक है। बट जस्ट इन केस आप देखना चाहो तो लो वैल्यू एसेट का एक बार बता देता हूँ। थोड़ी ज़्यादा है इसमें। किस पे लो वैल्यू एसेट का एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा? ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मशीन, कार फॉर एम्प्लॉय सीनियर मैनेजमेंट, ट्रक, वैन्स, लैपटॉप कंप्यूटर फॉर एम्प्लॉयज, हाई एंड सर्वर, इंडिविजुअल मॉड्यूल टू इंक्रीज कैपेसिटी, ये अलग से ऐड किए गए, तो मॉड्यूल्स पे मे बी अगर ये सेपरेट एसेट है तो। ऑफिस फर्नीचर पर अवेलेबल है, वाटर डिस्पेंसर पे अवेलेबल है, हाई कैपेसिटी लिख दिया तो नॉट अवेलेबल है ऐसा। तो किस पे लो वैल्यू एसेट एग्जाम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस उसके लिए। चलो, ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि लीज अग्रीमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ असेट नहीं, असेट के साथ कोई सर्विस या एक से ज़्यादा लीज अग्रीमेंट मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो, सपोज मैंने क्या किया, स्टेडियम लीज पे लिया फ्लड लाइट के साथ। तो सबसे पहली बात, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अब इसकी थ्योरी छोड़ो, अभी रिवीजन कर रहे हैं अपन, एक दूसरे के बिना चलना नहीं है, इनका एक ही यूज है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये दो अलग अलग एसेट है जो मैंने लीज पे ले ली। भाई ये जैसे माइक है और ये माइक के ऊपर कवर है, ये कवर अलग से लीज पे लिया, माइक अलग से लिया, ये कोई अलग अलग लीज नहीं, एक ही साथ में यूज हो रहे।
तो दिस इज वन लीज कंपोनेंट, यानी एक ही एसेट है जो लीज पे लिया गया। स्टूडियो ले लिया मैंने लीज पे विद ऑडियो वीडियो सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं, तभी तो वो स्टूडियो कहलाएगा, नहीं तो रूम कहलाता। तो वन लीज। हाँ, पर मैंने किसी से रूम और उसी आदमी से कैमरा माइक लेने की एग्रीमेंट कर लिए, तो ये एक ही एग्रीमेंट में दोनों चीज ले रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि ये दो लीज कंपोनेंट है, अलग अलग दो एसेट आ रही है आपके पास, एक बिल्डिंग नेचर की और एक ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीन। कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने शॉप लीज पे ली और सामने वाले ने बोला कि इसकी रख रखाई मेंटेनेंस सर्विस सब कुछ मैं दूंगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक लीज है और एक गुड्स की एसेट की और एक सर्विस है, तो दिस इज लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट ऐसा बोलते हैं। मैंने कार ली और सामने वाले ने बोला भैया ड्राइवर भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें एक तो लीज है कार और एक सर्विस एलिमेंट है ड्राइवर का। मैंने डीएलएफ ने अभी एक लीज पे अपने केमिलिया में फ्लैट निकाले जिसमें बोला है फ्लैट लीज पे देंगे, साथ में एक बीएमडब्ल्यू और एक ड्राइवर भी देंगे, तो इसमें दो लीज कंपोनेंट हो गए, फ्लैट और बीएमडब्ल्यू, और एक नॉन लीज कंपोनेंट हो गया ड्राइवर। मैंने किसी से स्टेडियम रेंट पे लिया जिसमें उसने बोला है कि स्टेडियम का प्रॉपर्टी टैक्स भी मैं पे करूंगा, तो भाई ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना कोई सर्विस नहीं है, तो ये तो अपने आप में सिंगल लीज कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिंगल एसेट की लीज है, मल्टीपल एसेट की लीज है, या कोई सर्विस भी इन्वॉल्व है। इंडेस क्या कहता है अब ये समझो। इंडेस कहता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा लीज कंपोनेंट है तो आपको लीज पेमेंट को स्टैंडअलोन प्राइस के बेसिस पर स्प्लिट करना है इन सारे कंपोनेंट पे, और इन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग राइट ऑफ यूज एसेट बुक करना है, और इनके अलग अलग डिप्रिशिएट करना है, और इनके लीज पेमेंट भी अलग अलग आएंगे, लाइबिलिटी भी अलग अलग आएगी, सारे कैलकुलेशन स्प्लिट करके अलग करना है, यानी दो कॉन्ट्रैक्ट मान। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक लीज और एक नॉन लीज कंपोनेंट है, सर्विस एलिमेंट है, तो हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट देते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का मतलब होता है कंसेप्चुअली ये चीज जो हम कर रहे हैं सही नहीं है, बट लॉजिकली कन्वीनियंस कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा करना उचित है, इसलिए ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो नहीं। क्या कि आप इसे स्प्लिट मत करो और पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लीज कंपोनेंट वन मान। तो गाड़ी भी मिली, ड्राइवर भी मिला, आइडियली ड्राइवर की सैलरी अलग, गाड़ी अलग, गाड़ी की कॉस्ट, राइट ऑफ यूज सेट, कैपिटलाइज, लीज लाइबिलिटी, और जो ड्राइवर को सैलरी दे रहा हूँ जैसे जैसे देना है हमको हर महीने उसको खर्चा बुक करेंगे। और आप प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट फॉलो कर रहे हो तो आप इस पूरे को ये मान लो बस गाड़ी लीज पे लिए, पूरे की लाइबिलिटी, पूरे का राइट ऑफ यूज सेट, क्योंकि राइट ऑफ यूज सेट भी डिप्रिशिएट हो रहा है वैसे बुक कर दो, ड्राइवर की सैलरी अलग से खर्चा बुक करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एसेट लाइबिलिटी दोनों इन्फ्लेटेड आएगी, चलेगा। ये ऑप्शन दिया गया आपको। सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कभी साइलेंट नहीं होगा, क्वेश्चन बताएगा। ऐसे सवाल मत पूछना भैया सर हम रिक्शा में बैठ गए, रिक्शा वाले को बताया ही नहीं कहाँ जाना है, तो थोड़ी ना ले जाएगा, तो भाई बताना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन को कि प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट हमने ऑप्शन लिया या नहीं लिया। पर ध्यान रखना अगर दो लीज कंपोनेंट है और एक नॉन लीज कंपोनेंट है तो स्प्लिट करना कंपलसरी हो जाएगा, लीज कंपोनेंट में तो करना ही होगा, नॉन लीज में करो या नहीं करो। तो एक्सेप्शन प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट इज ओनली व्हेन यू हैव ओनली वन लीज कंपोनेंट विथ एनी नॉन लीज कंपोनेंट्स, बट इफ यू हैव मोर देन वन लीज कंपोनेंट तो स्प्लिट अकाउंटिंग कंपलसरी है उन लीज कंपोनेंट्स में। नॉन लीज को फिर भले ही आप अलग करो या ना करो, वो आपका चॉइस है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो एक बार एग्जाम में 14 मार्क का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एकदम लड्डू क्वेश्चन था, अगर आपने बस कॉन्सेप्चुअली समझा है क्या लीज नॉन लीज की कहानी क्या होती है, अदरवाइज तो मेजॉरिटी बच्चे फिर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये सबसे पहले सीधे एग्जाम में उठ के आ गया, अलग से कभी भी क्या नहीं किया उन्होंने, इस तरह का क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में डाला नहीं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें, नटशेल में क्या बोला है कि मैंने एक प्रोडक्शन लाइन लीज पे ली है, जिससे लिए उसको बोला है प्रोडक्शन भी तू ही मैनेज करना, और हर महीने उससे 1 लाख यूनिट अपन क्या करेंगे, लेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 240 रुपये पर यूनिट पे, उससे ज़्यादा लिए तो 240 पर यूनिट और पे करेंगे, और अगर यूनिट प्रोडक्शन 120 से ज़्यादा लिए तो 246 पे करेंगे। यानी इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट आपका 240 लाख पर मंथ है। इसके बदले में वो आपको दो चीज़ें करके दे रहा है, एक तो प्रोडक्शन लाइन उसने अपनी आपके नाम कर दी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आगे आप के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, खाली रहेगी तो कोई यूज़ नहीं करेगा, क्या बनाना है नहीं बनाना है सब लेसर डिसाइड करेगा, प्लस आपको गुड्स भी देगा, यूनिट्स भी देगा। बाद में इन्होंने बोला कि अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन लाइन लेता तो मुझे 60 लाख रुपीस पर मंथ पे किराए पे रेंट पे मिल जाती, लीज पे मिल जाती। लीज और रेंट में कोई फ़र्क होता है क्या?
स्टैम्प ड्यूटी के अनुसार 12 महीने से कम तक के अग्रीमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी आपको देने की ज़रूरत लीज़ की नहीं होती है प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। पर 12 महीने या उससे ज़्यादा में आपको रजिस्ट्री कराना पड़ती है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है पूरी एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। उससे कम पे आप एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो करना है तो वो टेक्निकल है। यहाँ पे अपन क्या मानो, रेंटरीज एक जैसा। तो 60 लाख रुपीस पर मंथ क्या बोला गया है प्रोडक्शन लाइन अगर मैं लेता तो, और अगर मैं यूनिट्स बनवाता तो इसमें बोला है यूनिट की कॉस्ट 195 है, जो गलत है, स्टैंड अलोन प्राइस बोलना चाहिए थी, तो अपन इसको वही मानेंगे क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं। तो एक यूनिट की वर्थ कितनी हो गई 195। तो आपको 240 को 60 और 195 के रेशियो में स्प्लिट करना है। जितना 60 से रिलेटेड आपका 240 इस रेशियो में स्प्लिट होएगा तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसको इंटू 12 करोगे तो आपका एनुअल पेमेंट आएगा। फिर आपको क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है 2.49 3 साल का, तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतने की लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट आएगा। इससे रिलेटेड जो आपकी कॉस्ट है, जैसे जैसे यूनिट आएंगे आप खर्चा बुक करते जाओगे, उसकी लीज लाइबिलिटी बुक नहीं करोगे। ये पूरी अकाउंटिंग। तो इस रेशियो 60:195 के रेशियो में 240 को स्प्लिट कर दिया तो लीज कंपोनेंट 564720 आया महीने का, तो ये 12 महीने का। 10% से 3 साल के लिए डिस्काउंट किया तो 1687 आया। तो 1687 की लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट बुक कर दिया। बाकी जो पेमेंट कर रहे हैं वो जॉब वर्क चार्जेस के नाम से डाल दिया। 14 मार्क का क्वेश्चन खत्म। चलिए, कभी दो कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं क्या? थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम और रिलेटेड पार्टी के साथ सेम और सेम टाइम पर हुआ है और निगोशिएशन एक साथ है या प्राइस एक साथ है या इंटरडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो एक ही मानना, नहीं तो अलग अलग अकाउंट करना। हम एक जैसा ही एसेट जैसे इंडिगो बोइंग कंपनी से आए दिन एयरक्राफ्ट लीज पे लेते रहता है, अगर आपको लगता है कि उन सबको अलग अलग अकाउंट नहीं करके एक साथ करोगे तो भी कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं आएगा तो आप एक साथ कर लेना, नहीं तो अलग अलग करना पोर्टफोलियो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अपन क्या करते हैं, दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ लेसी अकाउंटिंग। और अब इसके बाद अपन आएंगे किस पे, लेसर पे। तो हमारा क्या क्या पोर्शन हो गया इसका, लेसी वाला पार्ट हो गया जिसमें ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये कभी से पूछा हुआ है। लेसर में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो भी कभी से पूछी हुई है, कौन सी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसन, और इसके अलावा फिर एक सेल और लीज बैक है। इसके अलावा और कोई चीज़ पूछते नहीं है। नेवरदलेस नो प्रॉब्लम, हम सब कुछ रिवाइज करेंगे दिस ब्रेक के बाद। चलिए दोस्तों, अब लेसर की अकाउंटिंग करते हैं। लेसर में सबसे पहली बात यह है कि उसके लिए लीज दो तरह की होती है, एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। ओए, अपन ने इंटर में जो ES 19 में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है क्या? हाँ, तो आप ऐसा सोच सकते हो, पर अपने को इंटर की यादें ताज़ा नहीं करनी है, इनफैक्ट हमें फाइनल की यादें ताज़ा रखनी है। तो बॉस, लेसर अकाउंटिंग होती क्या है? सबसे पहले आप लीज को क्लासीफाई करोगे, ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। किसे फाइनेंस लीज मानते हैं? जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड सब्सटैंशियली ट्रांसफर हो जाते हैं, वो फाइनेंस लीज है। अदरवाइज उस लीज को माना जाएगा ऑपरेटिंग लीज है। नॉर्मली आप 5 एग्जाम्पल्स देख लो, इनमें से किसी में भी फिट हो रहा है तो फाइनेंस लीज है, वो अकाउंटिंग करना, नहीं तो ऑपरेटिंग लीज। सबसे पहले फाइनेंस लीज का मतलब क्या है भैया? जो लेसर है ना वो फाइनेंसर है, इसलिए वो सिर्फ क्या कमा रहा है, ब्याज। इसलिए उसका असेट में नहीं, असेट में जो पैसा उसने लगाया है उस पर ब्याज कमाने का इंटरेस्ट है। तो यहां पर फाइनेंसर असेट की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट पूरा रिकवर करेगा। तो अगर आपका बिजनेस 2 मिनट के लिए समझो आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो आपने क्या किया? आपने बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड, सोना, अरे सोना मतलब गोल्ड FD, ये सब में नहीं लगाना। हमने क्या किया, हमने टैक्सी खरीदना शुरू कर दी और इसको किराए पे देना शुरू कर दिया। किसको? ड्राइवर्स को, जो ओला उबेर में चलाते हैं। और इनसे रोज का 1000 रुपये, महीने का 10,000 रुपये, साल भर के लिए कोई लेता है तो लाख रुपए, ऐसे इनको रेंट पे देना शुरू कर दी। आप क्या ब्याज कमा रहे हो क्या? नहीं, एक्चुअल में आप पैसा लगा रहे हो गाड़ी पे और उसको रेंट पे दे दे के कमा रहे हो। तो आपका बिजनेस ही यही है, आपका ऑपरेशन ही यही है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है। बट मैंने बोला यार कौन रिस्क उठाए, गाड़ी कभी किराए पे गई नहीं गई, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तो देखता हूँ शहर में बहुत सारे लोग हैं जो रिक्शे से अपनी जीविका चलाते हैं और उनके पास रिक्शे खरीदने के पैसे नहीं है। बैंक और NBFC उन्हें फाइनेंस नहीं करती है। हमको भगवान ने एक ऐसी कला दे रखी है कि आंखों में आंखें डालते हैं तो समझ में आ जाता है आदमी हमारे साथ बेईमानी करेगा या नहीं। देखो, तो हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है, बोलता है कि सर मुझे रिक्शा लेनी है, चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप फाइनेंस कर दो। हम क्या करते हैं, हम उसको फाइनेंस अलग तरह से करते हैं, लीज। हम रिक्शा अपने नाम पे खरीदते हैं और उसको दे देते हैं। उसको बोलते हैं कि भैया तुझे 5,000 रुपये हर महीने की किश्त देना पड़ेगी और ये तुझे देते रहना है 5 साल तक।
5 साल बाद ये रिक्शा तेरा हो जाएगा। एक भी किश्त अगर तूने चूकी तो मैं रिक्शा तुझसे वापस ले लूंगा। टेक्निकली स्पीकिंग आपका रिक्शे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप रिक्शे को अलग अलग लोगों की राय पे देके पैसे कमाने वाले हो। नॉर्मली आप रिक्शा भी जो आता है उसको बोलते हो तेरे पसंद की बता दे कौन सी है, वो लेके तुझे दे दूंगा। लीगल टाइटल इसमें आपके पास रहता है, लेसर के पास, बट सब्सटेंस में सारा यूज लेसी करेगा और लीज रेंटल पे होते रहेंगे, नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट है। तो मुझे जो पैसे मैंने रिक्शा खरीदने पे लगाए हैं वो प्लस ब्याज मिल जाएगा। तो 5,000 into 60 installments will ultimately be equal to the muddal which I had spent on the principal which I have applied on the rickshaw and the ब्याज दे रहा हूं। तो इस लॉजिक से फाइनेंस लीज को आपको दिमाग में रखना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 फैक्टर से फाइनेंस लीज क्लासिफाई होगी। तो अगर लीज टर्म सब्सटैंशियल लाइफ ऑफ असेट कवर कर रही है, यानी कि आप समझो आप कोई एसेट है जिसकी लाइफ 10 साल है और आप 8-9 साल के लिए लीज पे दे रहे हो, तो मान लेना कि अल्टीमेटली सामने वाला ही एसेट को यूज़ करने वाला है उसकी पूरी यूजफुल सब्सटैंशियल यूजफुल लाइफ में। सब्सटैंशियल की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट यूजुअली आप कह सकते हो भैया कि 80-90% हो गया तो सब्सटैंशियल है। असेट ट्रांसफर्स टू द लेसी एट द एंड, लीज टर्म खत्म होगी, असेट लेसी की हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली असेट लेसी की होनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है असेट में, हमारा इंटरेस्ट है मुद्दल और ब्याज में। लेसी हैज गिवन एन ऑप्शन टू परचेज। ऑप्शन टू परचेज का मतलब क्या है, मैंने एसेट आपको दी और मैंने बोला 5 साल लीज रेंट पे करो, उसके बाद इतने रुपये देके एसेट खरीद लेना। दिस इज अनदर प्रूफ कि मेरा एसेट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ब्याज में इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन में बन सकता है कि आप बताओ ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, और स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहते हैं कि भैया सब्सटैंशियल लाइफ के लिए लीज नहीं किया है, परचेज ऑप्शन नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगी, स्पेशल नेचर की नहीं है। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है चेक करने का कि सामने वाले से जो मैं पैसे ले रहा हूँ, मैंने क्या बोला, रिक्शे वाले से मैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहा था फॉर 60 मंथ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। लेट्स से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 2 लाख रुपए, और अगर आपकी रिक्शा की कॉस्ट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 2,20,000 है, तो आप खास तौर पे बोल सकते हो कि यार मैं ऑलमोस्ट क्या कर रहा हूँ, इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द कॉस्ट is being recovered by means of present value of the payment, this is a proof that you are actually intending not to use the asset but to earn your principal back along with interest. यहाँ पे सब्सटैंशियल की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यूएस गैप में 90% दिया है, इसलिए आईसीआई भी 90% को बेंचमार्क लेके क्वेश्चन सॉल्व करता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास जिसमें हमें ये चेक करना होता है। अब अकाउंटिंग कैसे होती है फाइनेंस लीज की लेसर की बुक्स में। लेसी के लिए तो सब फाइनेंस लीज जैसे ही, अगर लेसी में फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज होता तो, पर होता ही नहीं है। बड़ी सिंपल है अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, मैंने असेट खरीदा, तो मैंने रिक्शा खरीदा उस आदमी के लिए जिसको रिक्शा चलाना है। क्या वो मेरी पीपी है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने खरीदा और उसको लीज पे दे दूंगा, इनफैक्ट मैं तो कभी चलाऊंगा भी नहीं। तो जब असेट में खरीदूंगा तो मैं बोलूंगा असेट हेल्ड फॉर लीज टू बैंक, और इमीडिएटली असेट लेसी को दे दूंगा, तो लेसी टू असेट हेल्ड फॉर लीज, यानी मेरी बुक्स में असेट नहीं आएगा, इनफैक्ट मेरी बुक्स का असेट होगा लेसी। तो हमारी इनिशियल रिकॉग्निशन में एंट्री होगी, लेसी को डेबिट कर देंगे और असेट हेल्ड फॉर लीज जो खरीदा था क्रेडिट कर देंगे। इसमें लेसर ने अगर कोई अपने जेब से कॉस्ट इनकर की है जो लेसी से वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो वो उसे लेसी में ही डेबिट कर देगा और बैंक क्रेडिट कर देगा, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है तो। अब लेसी कितने से डेबिट हो गया? जो भी मेरा पैसा, मेरा यानी लेसर का पैसा उस पर्टिकुलर असेट को खरीदने में या उससे रिलेटेड स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट करने में लगा है। अब ये पैसा मैं इससे रिकवर करूंगा कैसे? लीज रेंटल्स पे। क्या सिर्फ प्रिंसिपल या ब्याज भी? दोनों। तो मैं हर साल इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा। तो जैसे फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग होती है, वैसे ही लेसी डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम यूजिंग इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, और फिर जो पेमेंट आएगा लीज पेमेंट, वो बैंक टू लेसी हो जाएगा। ये पूरा पीओआरएल में चले जाएगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बना के निकालना पड़ेगा। आखिरकार फाइनली क्या होएगा, अगर असेट उसी को ट्रांसफर होनी है तो लेसी अकाउंट से पूरा पैसा मेरा आ जाएगा। असेट मेरी बुक से पहले ही जा चुकी है, अगर असेट वापस आनी है तो उसको वापस मैं अपनी बुक्स में रेसिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है। जो टोटल पैसा तुमको मिलना है ना, उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। किससे? लेसी से। लेसी से, या तुम अगर किसी और को असेट बाद में दोगे रेसिडुअल, जैसे क्या हुआ 5 साल के लिए मैंने रिक्शा आपको लीज पे दी और बाद में मेरे पास आ जाएगी वापस, फिर मैं मार्केट में बेच दूंगा क्योंकि आपको नहीं चाहिए, 5 साल ही उसकी लाइफ है, आपने बोला स्क्रैप मैं बेचूं, आप बेचो, क्या फर्क पड़ता है, इससे अच्छा हमारी किश्त कम कर दो। तो जो टोटल पैसा मुझे मिलने की उम्मीद है लेसी से या बाद में उसको बेच के, वो सब मिला जुला के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कहलाता है। तो रेसिडुअल वैल्यू कौन सी? जो लेसी ने गारंटी की है प्लस कोई अनगारंटीड है तो वो भी। जो पैसा आपने आज लगाया है, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है। ऑब्वियसली बात है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेट्स से फॉर एग्जांपल है मेरा 3 लाख, नेट इन्वेस्टमेंट है मेरा समझो 2 लाख।
तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3 - 2 ये कहलाता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 1 लाख, क्योंकि ये आपका ब्याज है जो आप अगले सालों में 5 सालों में अर्न करोगे। पर इसे कितना बुक करोगे, तो वही IIR निकालते थे ना अपन, वैसे ही यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ IRR की जगह IIR बोलेंगे, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट? द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू द नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रेट आ जाएगा। अब लीज रेंटल्स में क्या क्या आता है, तो ये सब वही रूल है, फिक्स लीज रेंटल, इन सब्सटेंस फिक्स फीस, वेरिएबल अगर इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, रिन्यूअल अगर होने की उम्मीद है, गारंटीड रिन्यूअल की प्राइस है तो वो भी आएगा, यहाँ पे UGRV भी आएगा। हम तो सभी ले लेंगे, क्यों? तो लीज रेंटल में गारंटीड आएगा, पर हम जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेते तो सारा लेते। सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाला मुद्दा क्या है, ये समझते हैं। हाँ, ये समझना बनता है, ये तुमने सही बोला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। कूप्स लिमिटेड अवेल्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम फरारी लिमिटेड। The terms and condition of lease are as under. The period is 3 years and the machine costing is 8 lakhs. तो ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है, ये लीज टर्म है। अगर ये फाइनेंस लीज है तो मशीन हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो सब्सटैंशियल पीरियड कवर हो रहा है क्या? मेजॉरिटी हो रहा है सब्सटैंशियल, 3 out of 5 ये। इट गेट्स बैक टू फरारी ऑन टर्मिनेशन ऑफ द लीज। तो ये वापस भी आ जाएगी फरारी के पास। इसका मतलब फाइनेंस लीज की एक और कंडीशन बीट हो गई। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ लाइफ भी नहीं हुआ, असेट ट्रांसफर भी नहीं हो रही है एलआईसी के पास। UGRV इज एस्टिमेटेड टू बी 50,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो मुझे उम्मीद है 3 साल बाद मैं इसे मार्केट में बेचूंगा, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो कि लीज पेमेंट है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं दी है इस क्वेश्चन में, वही निकालना है। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दे दिया है कि भैया मैं 10% ब्याज कमा रहा हूँ, और प्रेजेंट वैल्यू दे दी आपको। तो सबसे पहली बात, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? सर जो मुझे लीज पेमेंट मिलेंगे टोटल प्लस UGRV, ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। सर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कैसे होता है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस UGRV शुड बी इक्वेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, विच इज इन दिस केस 8 लाख। तो 8 लाख इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी लीज पेमेंट में एन्युटी फैक्टर आ जाएगा एट 10% जो कि दिया गया है फॉर 3 ईयर, प्लस UGRV 50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 3rd ईयर। ये फिगर दिया हुआ है आपको 0.7513, ये दिया गया है 24868। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, हो जाएगा तुझे लीज से प्यार। इसके लिए देखना होगा तुझे रिवीजन, सिर्फ एक बार एक बार एक बार। तो 8 लाख ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो सिर्फ ये निकालना है, तो ये निकाल लेना सॉल्व करके। तो ये सॉल्व करके निकालोगे तो 306,593 आएगा। अब ये क्या है? मेरा लीज पेमेंट है एनुअल। अभी क्वेश्चन ने पूछा है क्या ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है? तो सर एक ही कंडीशन बचती है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो मैं लेसी से चार्ज कर रहा हूं, लीज पेमेंट में सिर्फ क्या आता है? लीज पेमेंट विद गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी, बट अनगारंटीड नहीं आती है। तो अगर मैं प्रूव कर दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 306,593 फॉर 3 years इज कवरिंग मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलूंगा सब्सटैंशियल पीरियड कवर हो रहा है। तो 306,953 इंटू 2.4868 कर दो आप। क्या ये वैल्यू 8 लाख के 90% से ज़्यादा आ रही है? ये चेक कर लो। तो ये वैल्यू आ रही है सर कितनी? तो टोटल लीज पेमेंट हो रहे हैं हमारे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है 762,435, जो कि 95% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है। तो सब्सटैंशियल पार्ट कवर हो रहा है, तो उस लॉजिक से माना गया ये फाइनेंस लीज है। ये बोल रहे हैं मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ कवर हो रहा है, इसलिए वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया? पहले आपने लीज इंस्टॉलमेंट पेमेंट निकाला, और वो निकालने के बाद में फिर आपने ये कंक्लूड किया कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं है। कैसे? ये देख के कि क्या जो लेसी से पेमेंट आपको कमिटेड मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एसेट की कॉस्ट सब्सटैंशियली कवर कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये इस तरह से अकाउंटिंग होती है। चलिए सर एक आध क्वेश्चन और हो जाए लेसर का, देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं प्लेन लेसर वाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस कर रहा है कि एयरक्राफ्ट ऑन लीज टू जाट एयरलाइंस NBFC। फेयर मार्केट वैल्यू एयरक्राफ्ट की 50 करोड़ है, लीज रेंटल है उसके 20 करोड़ पर एनम, लाइफ है असेट की 10 साल, पर असेट लेसी को मिल जाएगी 3 साल बाद। तो ये फाइनेंस लीज है, क्यों? क्योंकि असेट तो लेसी को ही मिल रही है। आपको बोला है लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग बताओ, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग बताओ।
भाई लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी और लेसी में क्या होएगा? तो लेसी तो क्या बोलेगा कि भैया मेरा तो कमिटमेंट आ गया है, कितने रुपए देने हैं, 20 करोड़ इंटू 3 साल। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं असेट की क्या कर दूंगा, उतने की आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी बुक कर दूंगा। पर क्वेश्चन ये है कि भैया इसमें इंटरेस्ट रेट कहाँ दिया है? तो इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? लेसर। लेसर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 करोड़। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे कोई रेसिडियल वैल्यू वगैरह का लफड़ा नहीं है, तो 20 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। इसे सॉल्व करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 9.7% आता है सॉल्व करेंगे तो, वो सब नहीं निकालना। तो आप सीधे बोलोगे भैया ये रेट है, तो अपन क्या करेंगे, लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बना देंगे जो ईयर वाइज बनता है 1 2 3। ओपनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी शुरू में, तो लेसर के जितने पैसे लगे 50 करोड़, उस पर वो इंटरेस्ट अपना निकालेगा। इंटरेस्ट कितना है? 9.7%। तो उससे 9.7% से इंटरेस्ट अपन निकाल लेंगे, और ये टेबल आप बनाओगे तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ऐसा है, कहानी खत्म दोस्त। अब इसमें आप क्या करोगे, 9.7% से ये 4.85 इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। लीज पेमेंट अपन कितना कर रहे हैं? 20 फाइनल ये 0 हो जाएगा। ये रेट निकाला ही अपन ने, ऐसा है कि फाइनल ये 0 हो जाए। बस ये ऐसी अकाउंटिंग है, लेसर की बुक्स में, लेसी की बुक्स में, दोनों की बुक्स में सेम अकाउंटिंग है। हाँ, रेसिडियल वैल्यू होती है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या मजा आता है, मजा मजा मजा। तो सर एक रेसिडियल वैल्यू वाला क्वेश्चन हो जाए, ओके चले। तो रेसिडियल वैल्यू वाला क्वेश्चन अगर आपको देखना है, हालांकि कभी ऐसा पूछा उछा है नहीं, तो फिर भी आपकी चाहत है तो बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक में, पर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी है तो वो दिखा रहा हूँ, अनसॉल्व्ड है। ऐसा है दोस्तों, 5 लाख पर एनम मेरा लीज पेमेंट है, जो कि अरियर्स में साल खत्म होने पे 3 साल तक। सर मुझे उम्मीद है कि 3 साल खत्म होने पे मुझे 90,000 रुपीज़, मुझे मतलब लेसर हूँ मैं, तुम लेसी हो, 90,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो 3 साल बाद आप मुझे असेट दोगे, मैं मार्केट में बेचूंगा, 90,000 रुपये कमाऊंगा। आप बोल रहे हो सर 90,000 वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले तेरे। मैंने बोला अच्छा कितने मिलेंगे? बोले सर 60,000 तक ठीक है। मैंने बोला अच्छा तू गारंटी दे 60,000 की, तेरे को बेच दूंगा मैं। आपने गारंटी दे दी, अब आपने बोला कि बेचना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, तूने गारंटी दी है, मैंने नहीं दी है। लेसी तू 60,000 देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी मेरी इच्छा हुई तो मैं तुझे बेचूंगा। तो अगर मार्केट में 70,000 मिलेंगे, 70,000 तो मार्केट में बेचूंगा, पर मार्केट में 50,000 मिलेंगे तो तुझे बेचूंगा 60,000 में, तुझे खरीदना पड़ेगा। और दे गारंटी, दे दे दे। नॉर्मली हम गारंटी थोड़ी बहुत ले ही लेते हैं, तभी तो हम लीज पे देंगे, क्योंकि अपन भी क्या करेंगे, थोड़ा लॉस अपना रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ओके सर। तो आपने गारंटी दी है कितने की? 60,000 की, पर मुझे उम्मीद कितने मिलने की है? 90,000 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट जब लेसर निकालेगा तो वो अपने दिमाग में क्या सोचेगा कि उसको कितना पैसा मिलना है? 5 लाख इंटू 3 प्लस 90, या 5 लाख इंटू 3 प्लस 60 प्लस 90? क्यों? लेसी से मिले, कहीं से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पैसा कितना मिलना है उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि भैया मैं कितना ब्याज कमा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नहीं दे दिया कि इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इसमें 12% पर एनम है, और आपको बोला है लेसर और लेसी दोनों के लिए अकाउंटिंग बताओ। लेसर ने एसेट कितने में खरीदा था? 12,64,000 में। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, लेसी को डेबिट करोगे कितने से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, दोनों से। अब ये सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? देखिए मैं निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू किसकी, तो 5 लाख मुझे मिलेंगे लेसी से, एन्यूटी फैक्टर 12% फॉर 3 ईयर्स, प्लस लेसी से 60,000 मिलना तय है। पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो 90,000 मिलने की उम्मीद है, तो 30,000 रुपये लेसी से नहीं, मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे मिल जाएंगे। तो टेक्निकली मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता था। अब आप इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 12,64,000। मेरा सवाल है, लेसी को 1264 से डेबिट करूं क्या? मेरी यानी इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री होगी लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट 1264। कई बार बच्चे बोलते हैं सर लेसी को आपने 1264 से डेबिट क्यों किया? क्योंकि लेसी ने 30,000 की तो कमिटमेंट दी नहीं है। तो भाई मैंने लेसी को असेट दे दी है ना, उसका मुझे 3 साल बाद असेट लौटानी है। तो अगर वो मुझे सिर्फ 5 लाख प्लस 60,000 देगा तो क्या हो गया सब कुछ? नहीं, उसे 5 लाख प्लस 90 देना है तो सब कुछ होगा, नहीं तो मुझे वो असेट देगा। तो अगर मेरी असेट लेसी के पास है तो आज मैं लेसी को डेबिट कर दूंगा असेट की वैल्यू से भी, जब वो असेट लौटाएगा 3 साल बाद तो क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंट्रोल जा चुका है असेट से, तो इसका मतलब असेट लेसी के पास है तो वो मेरा डेटर बनता है। तो ध्यान रखना, लेसी को लेसर की बुक्स में डेबिट कितने से करेंगे? 12,60,000 इंक्लूडिंग यूजीआरबी। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, लीज पेमेंट माइनस होगा, बैलेंस बचेगा आखिरी में 90,000। लेसी एसेट मुझे वापस लौटा देगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी बुक्स में असेट 2, लेसी 90,000, लेसी 0, असेट 90 पे आ जाएगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग अलग होगी।
लेसी क्या बोलेगा, भाई मेरा कमिटमेंट कितना है, मैं तो उतनी लाइबिलिटी बुक करूंगा, तो वो पहले लीज लाइबिलिटी निकालता है और उतने का राइट ऑफ यूज एसेट बुक करता है, और इसकी लाइबिलिटी इज ओनली 5 लाख इंटू 3 प्लस 60,000। तो लेसी की बुक्स में वो बोलेगा कि राइट ऑफ यूज एसेट टू लेसर इज ओनली हाउ मच 1242,700 एंड नॉट 1264। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो 30,000 की यूजीआरवी के कारण। तो यूजीआरवी लेसर मानता है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकालते समय कि मुझे मिलेगी, लेसी को उससे डेबिट भी करता है क्योंकि असेट वापस लौटाना है लेसी को, पर लेसी बोलता है भैया मैं ये पेबल नहीं मानूंगा, तो लाइबिलिटी नहीं है तो मेरा असेट भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब लेसी असेट को डिप्रिशिएट करेगा तब भी वो रेसिडुअल वैल्यू 60 लेगा, 90 नहीं लेगा। तो राइट ऑफ यूज से 1242,700 पे आएगा, तो लेसी अपनी बुक्स में, यानी आप अपनी बुक्स में लेसर को 1242,700 से बुक करोगे तो 12% ब्याज, ये लीज पेमेंट, तो ये क्लोजिंग बैलेंस। यानी सर लेसर की बुक्स में लेसी का बैलेंस 915 आ रहा है, लेसर की बुक्स में लेसी का लेना, और लेसी बोल रहा है मुझे लेसर को इतना ही देना है, दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ नहीं कर रहा है, क्यों भैया, ये एक अंग्रेजी बोल रहा है, एक चाइनीज बोल रहा है, बातें कहाँ से मैच करेगी, सवाल ही नहीं उठता है। ये तो इंटरकास्ट के भी बियॉन्ड हो गया। तो ऐसा इंडेस में कोई रूल भी नहीं है कि भैया क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करना चाहिए, ना करे तो ना करे। अब सर इसमें तो चेंज इन एस्टिमेट भी हो सकता है। अरे वाह, क्या बात पूछी बेटा तूने, कैसा एस्टिमेट चेंज हो सकता है? सर हो सकता है ना, हमें लग रहा था 90,000 रुपीज मिलेगी रेसिडुअल वैल्यू हमें, यानी कि लेसर को, और अब लग रहा है नहीं यार 75 ही मिलेंगे। तो इंडेस कहता है आपको इसे रेट्रोस्पेक्टिवली विदाउट रीस्टेटमेंट अकाउंट करना। तो लेसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा, लेसर बोलेगा शुरू से ही लगता है 75,000 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 12% पहले लग रहा था, अब उससे कम होएगा, तो मुझे नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 11.57। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, पर सुन लो फटाफट। तो 11.57 से ही अगर मैं शुरू से अकाउंटिंग करता तो मेरा ब्याज पहले साल इतना बुक होता, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। तीसरे का तो बुक करना बाकी है, अगर ये सेकेंड ईयर में रीएस्टिमेट हुआ है। पहले साल का मैंने कितना ज़्यादा बुक कर दिया, तो सर मैंने ये बुक किया था जबकि करना इतना है, तो ये जो ज़्यादा बुक कर दिया आपने, ये सेकेंड ईयर के ब्याज से आप कम कर देना, खत्म। तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली विदाउट रीस्टेटमेंट बोलना ज़्यादा सही है, ये ऐसे होएगा। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तुमने रिवीजन में, बेटा इसके कभी क्वेश्चन आए नहीं, और तुम मेरे से रिवीजन में सभी करवा लो। हाँ नहीं तो ये हो गया मुद्दा तुम्हारा किसका, लेसर का। कैसे होगा अकाउंटिंग इन केस ऑफ प्लेन लेसर विथ यूजीआरवी। प्लेन लेसर मतलब प्योर फाइनेंसर है। अब अपने को अगला मुद्दा पढ़ना है, जब लेसर प्योर फाइनेंसर नहीं है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, यानी कि वो ट्रेड भी कर रहा है गुड्स में और उसको ब्याज पे भी चला रहा है। मतलब कैसा है कि भैया मैं गाड़ी खरीदने गया गाड़ी वाली कंपनी के पास, और मैंने बोला गड्डी तो बहुत पसंद आ गई तेरी, पर बहुत महंगी है, लोन लगेगा। उसने बोला हम ही फाइनेंस कर देंगे। हमने बोला क्या बात कर रहा है, और उसने बोला हम तो लीजिंग करते। तो यहाँ पे जो डीलर है गाड़ी का वो फाइनेंसर भी है, तो वो दो प्रॉफिट कमा रहा है, एक अपना मार्जिन कमीशन सेल्स पे और दूसरा ब्याज की इनकम ओवर द टर्म ऑफ लीज होएगी, बट सेलिंग प्रॉफिट इमीडिएट बुक होएगा। तो ये दोनों को कैसे स्प्लिट करना है, अकाउंटिंग करना है, दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस नाउ अंडर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। चलो इसको समझते अपन एक एग्जाम्पल लेकर। मैं गया गाड़ी खरीदने के लिए, किसके पास, तो लैंड रोवर गाड़ी खरीदने के लिए डीलर के पास गया। उसने 75 लाख रुपीज़ की गाड़ी दिखाई, गाड़ी बहुत अच्छी लगी, अपने को पसंद भी आ गई, बस पैसे नहीं अपने पास। तो हमने उसे बोला कि यार रुको मैं बैंक को फ़ोन लगाता हूँ। मैं बैंक को फ़ोन लगा रहा था तो उसने रोक दिया, बोले मत लगाओ। मैंने बोला क्यों? उसने बोला भैया मैं ही फाइनेंस कर दूंगा। मैंने बोला अच्छा तुम ये भी करते हो? उसने बोला हाँ 30 लाख रुपए 3 साल तक दो, गड्ढे आपकी। हमने बोला गाड़ी तो आज ही हमारी होगी। उसने बोला नहीं, आज हम आपको लीज पे देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट पे होगी तो आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो मैं यूज़ करूँगा बाद में भी। तो टेक्निकली यहाँ पे ये जो डीलर है ये मुझसे क्या चार्ज कर रहा है, 30 लाख फॉर 3 ईयर्स। ये 30 लाख इंटू 3 पे गाड़ी बेच रहा है, पर ये 90 लाख में जो ब्याज है उसको हटा दो, बचा हुआ उसका सेल प्राइस है। तो ब्याज कैसे हटाएंगे? तो सीधी सी बात है, उसकी कैश प्राइस 75 है, टोटल 90 है, तो अपन क्या बोल देंगे भाई, जैसे नेट इन्वेस्टमेंट अपन निकाल दो वो 75 हो गया, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 हो गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे अपन विच इज़ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट के थ्रू। तो इस लॉजिक से आप इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हो, तो ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है भैया 10% पर एनम में ब्याज चार्ज कर रहा हूँ। तो इसमें इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकालना नहीं है, दिया हुआ है। तो इंडेस क्या कहता है यहाँ पे कि सर आप ये देखो 30 लाख 10% से 3 साल के लिए पे हो रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? तो सर हमने 30 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो आ रही है 74,60,000, जबकि कैश में बेच रहा है 75 लाख में। ये थोड़ी कम आ रही है, तो अपन यही ले लेंगे, ये मान के कि भैया 40,000 रुपये उसने कैश में डिस्काउंट दे दिया क्योंकि अपने से ही फाइनेंस कर रहे हैं। तो इंडेस का लॉजिक ये है कि जैसे ही मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर गाड़ी या कोई भी अपनी एसेट बेचता है लीज पे, तो उसे बेचना मानेंगे, सेल बुक करेंगे कितने पे,
लेसी को डेबिट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। फेयर वैल्यू कितनी है 75 लाख, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 74,60,000, कम क्या है 7460, तो इतने से डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स क्यों? क्योंकि ये डीलर है। तो इसकी बुक्स में गाड़ी क्या नाम से आ रही होगी? परचेज, तो उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। तो COGS टू परचेज। इसने कितने में खरीदी है? तो दिया हुआ है कि भैया इसकी कॉस्ट 70 लाख है, 5 लाख रुपए इसका मार्जिन है, क्योंकि ये डीलर भी तो है, गाड़ी बेच रहा है तो कुछ तो कमाएगा भाई उसमें, तो 70 लाख ही हो गया। तो 4,60,000 रुपए इमीडिएटली सेलिंग प्रॉफिट अपने आप PRL में बुक हो गया, सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट डिफरेंस प्रॉफिट बुक हो गया। पर सर हमको टोटल 7460 नहीं, हमें तो 30 इंटू 3 90 मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है वो आपकी फाइनेंस इनकम है, जिसका आप अमोर्टाइजेशन टेबल बना दोगे। 7460 के ऊपर आप कितना क्या करोगे? तो इसके ऊपर ब्याज बुक करोगे, कितना? 10% से 746, फिर 30 लाख पे हो जाएगा, बचे हुए पे ब्याज ऐसा 3 साल तक चलते जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो क्या है कि आप सेल्स कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हो। इट इज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लीज असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इंक्लूडिंग GR। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई थी 7460 और फेयर वैल्यू कितनी थी 75। एक केस देखते हैं जिसमें उल्टा है। तो समझो लैंड रोवर खरीदने की बजाय मैं जा रहा था तो मेरे को एक गाड़ी दिखी नई टाइप की मिनी कूपर। मैंने बोला यार ये देखते अजीब सी गाड़ी है, चलो देखते क्या। हम अंदर गए तो हमने डीलर से बात करी, डीलर ने बोला भैया हमारी गाड़ी ले लो 90 लाख रुपए की। हमने बोला है लैंड रोवर से भी महंगी है, ऐसा क्या है? बोले जेम्स बॉन्ड चलाता है। हमने बोला अच्छा, तो इसके साथ में वो जेम्स बॉन्ड के साथ में जो नॉर्मली रहती है वो भी मिलती है क्या? उसने बोला सर क्या बात कर रहे हो। तो कह रहे 90 लाख की। मैंने बोला यार बहुत महंगी है, लैंड रोवर से महंगी है, उतने तक की होती है तो समझ भी लेता है, एक बार नई टाइप की दिख रही। उसने बोला सर हमारे यहाँ स्कीम चल रही है 0% फाइनेंस है, यानी कि 30 लाख रुपए 3 साल तक दे, गाड़ी आपकी, कोई अलग से ब्याज नहीं है। मैंने बोला अरे वाह 0% पे फाइनेंस हो रहा है। पर मैंने बोला यार ये उल्लू तो नहीं बना रहा है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, मेरे पास तो अभी कैश लेके आया था, मैं सोच रहा था कैश में खरीद लूँ, तो 90 लाख देना पड़ेंगे आज। उसने बोला नहीं नहीं सर आप कैश में लोगे तो मैं आपको इसको कितने में दे दूंगा, 15 लाख का कैश डिस्काउंट है, 75 लाख पे दे दूंगा। तो आपको उल्लू बना रहा है ये बोल के कि 0% पे फाइनेंस कर रहा हूँ, 30 लाख की प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 ईयर एट 0% 90 लाख हो रही है। पर मैं क्या 90 लाख पे सेल बुक करूंगा? नहीं। कितने पे सेल बुक करेंगे? फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लेस। यहाँ पे फेयर वैल्यू कितनी है? कैश प्राइस विच इज 75 लाख, तो मैं सेल कितने पे बुक करूंगा? 75 पे। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, तो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकालना है, ऐसा रेट जिससे 30 लाख को मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ फॉर 3 ईयर्स, तो वो इक्वेट हो जाए 75 लाख से। तो ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है, ये ग्रॉस है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इसका डिफरेंस है, और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऐसे आएगा वो 9.7% है। तो मैं लेसी को कितने से डेबिट करूंगा? 75 लाख से, जो कि फेयर वैल्यू है विच इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू, और उसके ऊपर फिर ब्याज लगाऊंगा 9.7% से। इस तरह का अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो कौन सा आता है? विथ UGRV। इसमें कैसा हुआ, सपोज मैंने बोला यार रहने दे यार इसके पास, अपन कुछ और देखते हैं। हम तो लैंड ओवर लेने जा रहे थे, तो हम जा रहे थे वापस लैंड ओवर लेने, तो वहाँ पार्किंग नहीं मिली, तो हमने क्या किया, पास की जगह पे पार्क कर दी। पास में जैगुआर की शोरूम है, ये जैगुआर की गाड़ियों के सब एक साथ ही होते। तो वहाँ का वॉचमैन आ गया, मेरे को मालूम था, भगाया गया मुझे। उसने मुझे इतने प्यार से बात करी, उसने बोला सर कहाँ जा रहे हैं? हमने बोला यार लैंड ओवर देखने जा रहे हैं। उसने बोला नो प्रॉब्लम सर, आपने गाड़ी यहाँ पर लगाई है, नो टेंशन। मैंने बोला यार हमें तो लगा तू मना करेगा क्योंकि तेरी डीलरशिप जैगुआर की है, मैं लैंड रोवर देखने जा रहा हूँ। उसने बोला यस सर एक्चुअली लगानी तो नहीं चाहिए थी आपको, बट अब आपने लगा दी है तो हम नहीं चाहेंगे कि आप परेशान हो। मैंने बोला यार वॉचमैन में ऐसी कला है। मैंने बोला यार मज़ा आ गया यार, क्या बात करी है तूने। उसने बोला सर आप हमारी गाड़ी चलाओ और मज़ा आएगा। हमला अच्छा। हमने बोला यार वॉचमैन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कुछ तो होगा, गाड़ी में चलते हैं। तो हम देखने गए भैया जैगुआर के अंदर गाड़ी, उसकी गाड़ी देखी वो 75 लाख की। हम लगा तुम 0% पे फाइनेंस तो नहीं कर रहे हो? उसने बोला नहीं नहीं सर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, 75 लाख की गाड़ी है। 30 लाख रुपए इसमें क्या होता है, लीज रेंट होता है 3 साल का। लेकिन हमको मालूम है लोग क्या है, हमारे कस्टमर चीज़ों को अपडेटेड चाहते हैं, और गाड़ी क्या है सर हर 2-3 साल में चेंज होती है। आपका मोबाइल फ़ोन देखिए, अभी आपने खरीदा है, साल भर नहीं हुआ होगा, तो गाड़ी आप कहाँ यूज़ करोगे 3 साल से ज़्यादा। तो आप 3 साल तक लीज रेंट पे करिए, और 3 साल बाद आपकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की, आप छोड़ो ये गाड़ी दे दो दूसरी ले लो। इसमें आपकी चाहते, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हमें गाड़ी के चाहिए, आप 10 लाख दोगे हम आपको गाड़ी दे देंगे, और आपको नहीं देना है तो आप मत दो, गाड़ी वापस दे जाओ हमको, 3 साल बाद नई गाड़ी खरीद लेना। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, हर साल 30 लाख की बजाय 27 लाख ही देना पड़ रहा है। हमने बोला यार ये तो बहुत अच्छी डील है, हर साल के 3 लाख रुपए भी बच रहे हैं,
हाँ 3 साल बाद गाड़ी मेरे पास नहीं रहेगी, पर ठीक है 10 लाख रुपए में मैं खरीदूंगा तो दे भी देगा, और कमिटमेंट भी नहीं है कि खरीदना ही है, बदलना है बदल लो। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, मैंने बोला इसके साथ काम करेंगे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डीलर है ये 75 लाख की कार आपको सिर्फ 3 साल के लिए बेच रहा है एट 27 लाख पर एनम, और 10 लाख उसकी एक्सपेक्टेड गारंटीड नहीं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, जो उसे उम्मीद है कि वो 3 साल बाद गाड़ी को बेच के कमा लेगा, पर कोई कमिटमेंट लेसी का नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लेसर लेसी को डेबिट तो पूरे से करेगा, पूरा मतलब 27 की प्रेजेंट वैल्यू और 10 की प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? याद रखो यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू से भी लेसर लेसी को डेबिट करता है, क्योंकि मुझे उससे गाड़ी वापस चाहिए। बट सेल्स में पूरे से बुक नहीं कर सकता, क्योंकि सेल कब बुक होती है भैया, जब मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ तो उसमें से 27 लाख ही लेसी से डिमांड कर रहा हूँ। तो यहाँ एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब इनिशियल रिकॉग्निशन होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और यूजीआरवी फेयर वैल्यू ऑफ असेट के बराबर है। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है ना, तो आपको निकालना है, तो आप टोटल कितना कमा रहे हो ये इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 9.7% आपका सपोज इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट आ गया, ये निकाल लिया। अब सेल्स कितने से बुक करना, 27 लाख फॉर 3 ईयर्स को 9.7% से डिस्काउंट करना, और 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू इसमें मत जोड़ना, क्योंकि उसमें लेसी का कमिटमेंट नहीं है, तो सेल बुक नहीं हो सकती। तो सेल यहाँ पे 67.5 से ही बुक होगी। सर 70 लाख की मेरी गाड़ी है, 67.5 पर बिक गई, तो इसमें तो मेरा उल्टा लॉस हो गया, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो वही है 70 लाख। तो ऐसा नहीं है, तुमने गाड़ी नहीं बेची है, 3 साल के लिए बेची है, 3 साल बाद वापस आएगी तो कितनी कीमत होगी, 10 लाख। 3 साल बाद के 10 लाख आज के कितने के बराबर होंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, तो ये आ रही है 7,50,000 अप्रॉक्स। तो आप ये मानोगे कि आपकी 70 लाख की कॉस्ट नहीं है, 60-50 की है। क्यों? क्योंकि ये 7,50,000 रुपीज़ की गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे होगा ये कि दोस्तों लेसी को आप डेबिट इनिशियली कितने से करोगे, 75 लाख, लेकिन इस पे इंटरेस्ट भी पूरे पे चार्ज करोगे, लेकिन सेल्स पूरे से बुक नहीं करोगे, सेल्स 67.5 से बुक करोगे, और सीओजीएस 62.5 होगी, तो प्रॉफिट अभी भी आपका 5 लाख ही होगा, जैसे पिछले केसेस में आ रहा था। एंट्री देखो, लेसी डेबिट 75 लाख इंक्लूडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, सेल्स क्रेडिटेड बाय ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 27 लाख फॉर 3 इयर्स एक्सक्लूडिंग यूजीआरवी, एंड यूजीआरवी का जो प्रेजेंट वैल्यू है ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर रहा है, तो क्रेडिट कर दिया। 70 लाख की कार को सीओजीएस में डाल दिया, तो इफेक्टिव सीओजीएस मेरा 6250 हो गया, 6750 की सेल तब प्रॉफिट बुक हो गया, आगे ब्याज की इनकम जैसी सब में बुक हो रही थी वैसी हो गई। इसे बोलते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन आता है। तो लेसी को डेबिट कितने से करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस जीआरवी और यूजीआरवी, पर सेल्स क्रेडिट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस जीआरवी ओनली, और सीओजीएस क्रेडिट हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी से। तो सीओजीएस टू परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये अभी अपन ने देख लिया, काम खत्म। सर एक आध क्वेश्चन करा दो तो एकदम 1 नंबर काम हो जाए इसका, 1 नंबर। हाँ बम्बर, ओ क्या शट्टी शट्टी आ जाओ। लेसर एंटर्स इनटू 10 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट विद लीज। सर आपने फास्ट फॉरवर्ड किया है कि अपने लेक्चर को स्पीड अप करके डाला है क्या? नहीं, बस एनर्जी आ रही है ऐसी रिवीजन में। अरे सर ऐसी कहाँ से ला रहे हो, बस तुम्हारे कमेंट आ जाए तो और एनर्जी आ जाए। Equipment is not specialized in nature and is expected to have alternative use to lesser at the end of 10 year lease term. रुक के सब्सक्राइब कर लो, कर लिया, चलो आ जाऊँ। 10 साल की लीज है इक्विपमेंट की, ठीक है, स्पेशलाइज नहीं है। लेसर रिसीव एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 15,000 एट एंड ऑफ ईच ईयर, तो लीज पेमेंट हो गया, लीज टर्म हो गई। एक्सपेक्ट्स रेसिडुअल वैल्यू 50,000 एट एंड ऑफ लीज टर्म, यूजीआरवी हो गई। लेसी प्रोवाइड गारंटी ऑफ 30,000, तो जीआरवी 30 है, 50 रेसिडुअल वैल्यू है, उसमें से 30 गारंटीड है। आप पूरा पढ़ोगे तो ऐसा आ जाएगा, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। तो यूजीआरवी 20 है। इक्विपमेंट की रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ 15 साल है, कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, और फेयर वैल्यू 1,11,000 है। तो सेल 1,11,000 में होनी चाहिए थी। 15 साल की लाइफ है, लीज टर्म 10 साल ही है। तो देखो ये फाइनेंस लीज है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही है, आखिरी में स्पेशलाइज नेचर की नहीं है, सब्सटैंशियल यूजफुल लाइफ भी कवर नहीं हो रही है। लीज डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म नॉर हैज एन ऑप्शन। तो पहले फाइनेंस लीज चेक करना कैसे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, कौन से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, सर उसको जो 15,000 रुपये पे करने हैं एट एन्यूटी फैक्टर, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है फॉर 10 ईयर्स, प्लस उसने गारंटी दी है। तो लेसी से जो पक्का पक्का पैसा मिलना है, अगर ये पक्का पक्का पैसे की प्रेजेंट वैल्यू
इज मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ 1,11,000, तो आप मान लेना ये फाइनेंस लीज है। तो आप इसकी ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लियो, ठीक है। वो आएगा तो ये फाइनेंस लीज होगी। फाइनेंस लीज है यानी कि मैंने गाड़ी बेच दी, लेजर ने बेच दी, तो सेल बुक होगी। कितने से सेल बुक होगी? सेल सिर्फ इस अमाउंट से बुक होगी, इतने अमाउंट से होगी। और COGS कितने से क्रेडिट होगा? 20,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे। तो इसकी एंट्री उस तरह की हो जाएगी। तो मैं आपको इसकी एंट्री शो करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व किया जो अपन ने उसमें देख लेते, चलो आ जाओ 21 नंबर का। तो सबसे पहले मैंने प्रेजेंट वैल्यू ये निकाल ली, तो ये टोटल आ रही है 103344, 1,10,000 का 90% से ज़्यादा है, तो सब्सटैंशियल पोर्शन है, तो फाइनेंस लीज है। सेल्स फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट दोनों में जो भी कम है, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली है ये 103344, ये आ गया, तो 103344 से सेल बुक हो जाएगी। COGS में कितना माइनस हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV जो कि 20,000 है, तो COGS आ गया। तो सेलिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस ये 11,000 का। वो ऐसे भी दिख रहा था, कॉस्ट 1 लाख थी और 1,11,000 के अपन सेलिंग है, फेयर वैल्यू है, तो उतना ही बुक हो रहा है, प्रेजेंटेशन अलग है। लेसी को इनिशियली कितने से डेबिट करेंगे? तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV भी डेबिट करेंगे, तो 1,11,000 वैल्यू आएगी इसकी, और इससे टेबल बन जाएगा, बस खत्म। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। इसके बाद अगर कोई ऑपरेटिंग लीज है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? कान खोल के सुन लो। ऑपरेटिंग लीज में सिंपल है, जो टोटल पैसा आपको लीज में मिल रहा है उसे टोटल टर्म से डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल इनकम बुक करना। तो सर अगर मुझे पैसा लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएटिंग मिल रहा है, जैसे ये देखिए मुझे पैसा मिल रहा है सर पहले 1 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। ये लीज रेंट है 5 साल के, तो एवरेज कितना आएगा? इसका टोटल लगा के डिवाइड बाय 5 करोगे, 3 लाख, तो हर साल 3 लाख की इनकम बुक करना। फिर पहले साल 1 लाख ही मिलेगा, तो बचा हुआ 2 लाख का जाएगा लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी बैंक डेबिट 1, लीज इक्वलाइजेशन डेबिट 2 टू इनकम 3। सेकेंड ईयर में भी इस तरह की हो जाएगी। थर्ड ईयर में जो पैसा मिला वही इनकम है। फोर्थ ईयर में पैसा ज़्यादा मिला, इनकम कम है, तो लीज इक्वलाइजेशन से बैलेंस ही ट्रांसफर होएगा, तो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस आखिरी में 0 हो जाएगा। ध्यान रखना ऑपरेटिंग लीज में लेसी अपनी बुक्स में असेट रिकॉर्ड नहीं करता क्या? तो लेसी में तो सब फाइनेंस लीज होती है, अपन लेसर की बात कर रहे हैं। लेसर अपनी बुक्स में असेट रखेगा और जो रेंटल इनकम उसे मिल रही है लीज रेंट की, उसे इनकम बुक करेगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यानी उसकी बुक्स में उसका असेट डिप्रिशिएट भी होगा। सर कभी इन्फ्लेशन के कारण अगर रेंट बढ़ रहा है तो भी स्ट्रेट लाइन करना जरूरी है, ऐसा इंडेस ने बोल रखा है। तो कब स्ट्रेट लाइन नहीं करना? जब आपको प्रूव कर सको कि जो लीज रेंट है वो सिस्टमैटिक है अपने आप में, और वो चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजंस। जैसे कि मैंने आपको कोई जगह दी, मैंने बोला रेंट 1 लाख है और अगले साल से 2 लाख हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगले साल में इसके पास की जगह भी आपको दूंगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं करना, वो लॉजिकल है। बट सिर्फ इसलिए कि आज रेंट है और इन्फ्लेशन के कारण हर साल बढ़ रहा है तो इंडेस बोलता है नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में याद रखना दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो फाइनेंस लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है। मैंने आपको असेट लीज पे दी, जो आप मुझे लीज अग्रीमेंट में टोटल पैसा दोगे उसको मैं एवरेज आउट करके स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हर साल इनकम बुक करूँ। सर कभी मैंने 5 साल के लिए जगह लीज पे दी है और उसमें 1 साल लीज फ्री पीरियड है और 4 साल का रेंट है, तो पहले साल इनकम बुक होगी क्या? हाँ। अग्रीमेंट कितने का है? 5 साल का, नॉन कैंसिलेबल। 4 साल में जो रेंट मिल रहा है उसे 5 साल में डिवाइड करके हर साल इनकम बुक करो, क्यों? क्योंकि आपकी कमाई उसी की है। कभी मैंने कोई इंसेंटिव पे कर दिया लेसर ने सामने वाले को ताकि वो अग्रीमेंट में आए, तो उसे माइनस कर देना, जो नेट पैसा मिल रहा है उसको डिवाइड कर देना। सिंपल फंड है और कुछ भी नहीं है। चलिए, लैंड और बिल्डिंग की कंबाइंड लीज होती है, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि लैंड की लीज हो सकता है ऑपरेटिंग लीज हो और बिल्डिंग की लीज फाइनेंस लीज हो, क्योंकि आपने उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के लिए लीज कर दिया है तो वो फाइनेंस लीज हो गई। बट लैंड अगर आपको वापस मिल रहा है तो टेक्निकली लैंड तो ऑपरेटिंग लीज होगा, क्यों? क्योंकि लैंड की तो अनलिमिटेड लाइफ है। तो दोनों की अगर लीज साथ में हुई है तो सबसे पहले आप देखो लैंड का कंपोनेंट है भी या नहीं। अगर लैंड का कंपोनेंट इमटेरियल है तो आप जो बिल्डिंग की लीज है वैसे पूरे की अकाउंटिंग कर लो, अगर उसकी कीमत खास नहीं है तो। सेकेंड, ऐसा नहीं है सर, लैंड का कंपोनेंट मटेरियल है, तो आपको पूछना है क्या फेयर वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग के लीज होल्ड एसेट की अलग अलग आ सकती है? ऐसा है तो आप लीज पेमेंट को दोनों में अलोकेट कर दो, और फिर अलोकेट करके बिल्डिंग की लीज अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग, फाइनेंस है तो फाइनेंस, क्योंकि आपने अगर उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के लिए दे दिया तो फाइनेंस, नहीं तो ऑपरेटिंग। लैंड की तो ऑपरेटिंग ही होगी नॉर्मली। प्रॉब्लम कब है? जब दोनों की फेयर वैल्यू अलग अलग से नहीं निकाली जा सकती। तो क्या
पूरी की पूरी लीज ऑपरेटिंग लीज है, यानी कि बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, लैंड की अनलिमिटेड, और मैंने दिया ही 5 साल के लिए, तो पूरी ऑपरेटिंग है। अगर ऐसा है तो पूरे का ऑपरेटिंग मान लो, एक साथ ही अकाउंट फॉर कर दो, क्या इनकम ही बुक करना है। पर ऐसा भी नहीं है, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। लैंड मटीरियल वैल्यू का है और पूरी ऑपरेटिंग लीज भी नहीं है, तो फिर आपको पूरे के पूरे को बिल्डिंग की लीज मान के, फाइनेंस लीज मान के अकाउंट फॉर करना। मॉडिफिकेशन का कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेसर की बुक्स में, तो उसको छोड़ दीजिए। जो अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो आखिरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो आखिरी काम का मुद्दा है, सेल एंड लीज बैक। ये क्या है? क्या हुआ दोस्त? क्या हो गया सर? याद आ गई कुछ? क्या आया सर? अरे मैं जिसके साथ रहता था फ्लैट पे, जब सीए कर रहे थे तब की बात। क्या हुआ क्या सर? फ्लैट लिया था, साथ में रहते थे, सीए कर रहे थे, वो हो गई, अपन रह गए। ऐसे ही होता है सर, टाइटैनिक से ऐसे ही होते आ रहा है। शट अप। तो उसका सीए हो गया, वो तो ठीक है, उसने मुझे पढ़ाया भी नहीं, कैंपस ले लिया और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, तो छोड़ के भी जा रही है शहर। हमने बोला, उसने बोला व्हाट, तूने नहीं किया, तेरी प्रॉब्लम है। मैंने बोला, तो अब जिस फ्लैट में हम दोनों साथ में रहते थे, लिव इन है, वो चली गई है। अब उसकी दीवारों में हमको उसका चेहरा नजर आता है, हम रह नहीं पा रहे, हमारी इच्छा हो रही छोड़ दे। तो हमने बोला, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, हमें हमारा फ्लैट बेचना है। भाई साहब, एक लड़का आ गया, उसने बोला भैया फ्लैट खरीदना है आपका। हमने बोला 50 लाख। उसने बोला डन। साथ में उसकी एक बंदी भी आई। हमने बोला है रहेगा कौन? उसने बोला हम दोनों। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसको ज्ञान दूं कि मत कर बेटा, ऐसा डूबेगा। पर अपन ने बोला अपने को फ्लैट बेचना है यार, अपन क्यों ज्ञान दो, अपन तो बेचो, बाहर हो। तो मैंने बोला भाई 50 लाख में फ्लैट तेरा। उसने बोला ठीक है भैया। मैंने बोला यार एक्चुअली मेरी अभी एग्जाम है, मैं तो जब तक एग्जाम है तब तक तो मैं यहाँ रहूँ, यहाँ से देके फिर निकल जाऊँगा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने बोला ठीक है भैया, तो फिर बेचोगे कब? मैंने बोला एग्जाम के बाद। उसने बोला ठीक है, तब तक हम भी ढूंढते हैं, हमें कोई और मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पास आ जाएंगे। हमने बोला नहीं यार, आया है तो अपन बेच देते हैं। मैंने बोला यार मैं बेचना तो आज चाहता हूँ, पर उसने बोला यार भैया बेचोगे आज तो जगह तो देना पड़ेगी ना। मैंने बोला यार तू थोड़े समय के लिए दे सकता है क्या मेरे को? उसने बोला हाँ हाँ, आपको रेंट पे चाहिए ले लो, आप बेचो और रेंट पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला फिर तुम दोनों कहाँ रहोगे? उसने बोला भैया अभी थोड़ी रहना है, लिव इन में थोड़े, पहले दोनों का सीए क्लियर होगा, उसके बाद ही हमने डिसाइड किया है कि साथ में रहेंगे, शादी करेंगे। पहले एक का हो गया, फिर दूसरे का नहीं हुआ, फिर अपन भटक गए। ऐसा काम ही नहीं करना अपने को, ऐसा होता है। मैंने बोला यार लड़का छोटा है, ज्ञान ज़्यादा है। तो मैंने बोला तुझे कब आना है आप? उसने बोला भैया 2 साल बाद रखो। मैंने बोला यार बहुत बढ़िया काम हो गया, 2 साल में तो अपना सीए पक्का हो ही जाएगा। तो डील क्या हुई है, आज मैंने उसे सेल कर दिया। सेल हुई है नहीं हुई है? हुई है। 50 लाख रुपए लिए और उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो टाइटल ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए कि भैया मैं तुझे बेच रहा हूँ और वापस से तू मुझे हमेशा के लिए वापस दे दे, ऐसा नहीं है। तो ये सेल हुई है। अगर सेल ही नहीं हुई है, लीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो फिर इसे प्योर लोन अरेंजमेंट मानते हैं। वो इंडेस 115 की कंडीशन पूरी नहीं होती, तो वो छोड़ो, अभी इधर आओ। अब सेल हुई है तो क्या हुआ साहब, मैंने सेल किया उसको और उससे वापस लीज पे ले लिया। तो जैसे ही मैंने उसको ये जगह बेची, उसने 50 लाख रुपए दिए। फिर मैंने बोला यार 2 साल के लिए लीज पे दे दे। उसने बोला हाँ मेरे को तो ऐसे भी किराए पे दे के किराए कमाना था। उसने 2 साल के लिए लीज पे दे दिया, 5 लाख रुपए साल का रेंट ले लिया। मैंने बोला बढ़िया काम हो गया। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में अपन अपनी जगह बेचते हैं शिफ्ट होने के लिए, तो शिफ्टिंग में टाइम लगता है, तो अपन बेच के पैसे ले लेते हैं ताकि नई जगह अपन शिफ्ट हो जाएं, और तब तक यहाँ पे अपन उसको रेंट दे देते हैं सामने वाले को। सामने वाला अगर इन्वेस्टर है तो उसे दिक्कत भी नहीं होती है। तो इंडेस क्या कहता है कि आज आप 50 लाख की सेल बुक करोगे, डन। फिर 5 लाख रुपीज आपको जो 2 साल तक मिल रहे हैं रेंटल के रूप में। अपन इसको देखो, लेसी की बुक्स में देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, समझाने का, इसको लिख के बता दे। अब देखो सेल एंड लीज बैक, ठीक है, क्या हो रहा है देखो। 50 लाख है, सेल कर दिया 50 लाख पे, जी सर, और 2 साल के लिए लीज बैक कर लिया, कितने पे? 5 लाख पर आना। अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं पहले किसकी बुक्स में? तो अपन पहले सेलर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, उसकी बुक्स में ये 30 लाख का ही आ रहा था, तो टेक्निकली उसका प्रॉफिट हो गया 20 लाख का, क्योंकि उसने बेच दिया। पर उसे लीज लाइबिलिटी तो बुक करना पड़ेगी, क्योंकि लेसी और 1 साल से ज़्यादा की लीज है, शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन नहीं है। तो 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू अगर वो निकालेगा, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दिया है लेने के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख की 2 ईयर्स के लिए 8.68 आ रही है। तो लीज लाइबिलिटी बुक होगी तो राइट ऑफ यूज एसेट भी बुक होएगा। करेक्ट है।
इंडेस सिर्फ इतना कहता है कि आपने जो चीज़ बेची उसी का एक भाग आपकी बुक्स में वापस आ रहा है, तो आप इसमें जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसका हिस्सा अलग कर दो, अनरियलाइज्ड। ये ऐसा हो गया कि मैंने 10 एकड़ ज़मीन बेची और जिसको बेची उससे 1 एकड़ वापस खरीद ली, तो उस 1 एकड़ को जितने पे खरीदी है उतने पे रिकॉर्ड करना गलत है, और 10 एकड़ पे प्रॉफिट बुक करना भी गलत है। मुझे 9 एकड़ पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 1 एकड़ कैरिंग अमाउंट कॉस्ट पे आना चाहिए। सेम इस लॉजिक से जो 2 साल की राइट ऑफ यूज एसेट है वो कॉस्ट पे आना चाहिए। इसकी कॉस्ट कैसे निकालूं? बहुत सिंपल है। आपकी कॉस्ट कितनी थी? 30 लाख, बेचा 50 पे, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 20 लाख का जो आपने प्रॉफिट कमाया है ये कितने की एसेट पे कमाया है? 50 लाख की। उसमें से जो एसेट वापस आपके पास आ गई वो कितने की वर्थ की है? 8.68। तो प्रो रेटा बेसिस पे ही अनरियलाइज प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट राइट ऑफ यूज एसेट से भी कम कर दो और इतना ही प्रॉफिट आप सेलिंग प्रॉफिट से भी कम कर दो। तो आपकी एंट्री क्या होगी? सेलर लेसी की, वो बैंक डेबिट करेगा 50 लाख से, उतना पैसा आया है। असेट क्रेडिट कर देगा 30 लाख से जो उसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट था। प्रॉफिट 20 लाख रुपए का होना चाहिए था, प्लस लीज लाइबिलिटी 8.68 है और राइट ऑफ यूज एसेट 8.68 है। बस अनरियलाइज प्रॉफिट को 20 लाख से और राइट ऑफ यूज एसेट से रिस्पेक्टिवली कम कर दो, काम। कई बार इस तरह के अरेंजमेंट में हम क्या करता है, सामने वाले से फाइनेंस भी करवा लेते हैं। तो मैंने बोला यार मैं तुझे 50 लाख पे बेच रहा हूँ, थोड़े पैसे और है क्या? लड़के ने बोला अरे सर बहुत पैसा है हमारा। हमने बोला अंबानी है क्या? उसने बोला अडानी। हमने बोला एक ही बात है। तो हमने बोला यार थोड़ा सा फाइनेंसिंग का भी मदद चाहिए, तो तू कुछ 2-5 लाख और लोन दे सकता है क्या? उसने बोला हाँ भैया एक काम करो ना, इसी में अपन चेंज कर लेते हैं, 50 की जगह यही फ्लैट आप 55 पे खरीद लो मुझसे। मैंने बोला अच्छा, 50 लाख की फेयर वैल्यू है पर 55 पे तू खरीदने को तैयार है? हाँ। हमने बोला अच्छा तो तू 55 रुपीज़ हमें आज दे देगा, बदले में लीज रेंट जो हम तुझे 5-5 लाख दे रहे हैं उसकी जगह हम 7.5 दे देंगे। उसने बोला भैया 8-8 लाख दो, ब्याज भी तो लगेगा। मैंने बोला लड़का शाना है। तो इसे 7.88 लाख पर एनम में उसको पे कर रहा हूँ अगले 2 साल तक। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे फ्लैट 55 लाख पे खरीदा। क्या मैं बोल सकता हूँ 55 माइनस 30 मेरा प्रॉफिट है, कॉस्ट जो मेरी थी? नहीं। इंडेस कहता है ये 2 अरेंजमेंट है, इस ट्रांजैक्शन को बांटना पड़ेगा सेल और लीज बैक और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में, स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? तो आप ये मानो 5 लाख रुपए प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है इंडेस 109 वाला। अगर आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप ये सोचो कि भैया 5 लाख का लोन मार्केट से लेता और 2 साल में रीपे करता, तो हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ती? 2,88,000। तो 288 जो आप पे कर रहे हो वो किसका है? दैट इज फॉर योर फाइनेंस। तो आउट ऑफ 788 288 निकाल दिया आपने, तो कितना बचा? 5 लाख। ये 5 लाख क्या माना जाएगा? लीज लाइबिलिटी फॉर राइट ऑफ यूज एसेट है। फिर इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 2 साल की तो 8.68 आएगी, पर इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट शामिल है तो इस 8.68 में अनरियलाइज प्रॉफिट हटाएंगे, उत्ते का राइट ऑफ यूज एसेट बुक हो जाएगा। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में अकाउंटिंग थी वही है, बस जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट फाइनेंस का कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग पूरी अलग हो जाएगी, फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट जैसी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो, अगर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इसमें शामिल है, ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे हुआ है, तो स्प्लिट अकाउंटिंग करनी है। तो सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस मानना फाइनेंस हुआ है, तो 55 लाख माइनस 50 अपने एग्जाम्पल में, और फेयर वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस सेलिंग प्रॉफिट है जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी शामिल है। अब स्टेप्स सॉल्व करने के लिए क्या है? सबसे पहले आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकाल लो, अभी निकाल लिया सर मैंने। फिर इंस्टॉलमेंट निकाल लो कि इतने का लोन लेता तो रीपे करता तो कितना पे करना पड़ता। जो टोटल लीज पेमेंट है उसमें से ये इंस्टॉलमेंट हटा दो, तो वो किसकी मानी जाएगी? राइट ऑफ यूज एसेट का पैसा। राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो बचा हुआ पैसा आपने दिया है माइनस उसमें क्या कर देंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड अबाव माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा सर? राइट ऑफ यूज एसेट की जो वैल्यू आपने निकाली है डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इनटू टोटल सेलिंग प्रॉफिट, और ये सेलिंग प्रॉफिट से भी माइनस हो जाएगा क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन को स्प्लिट करना है, अकाउंट करना है। ये सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग है। सुनने में टिपिकल लगता है, क्वेश्चन करोगे खत्म। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है सर? तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे लीगल एग्रीमेंट की कॉस्ट जो लीज के कारण ही लगी है। अगर ये लेसर बियर कर रहा है और फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज में एसेट गया उसके अगेंस्ट में आया तो मैं इसे लेसी के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो लेसी की बुक्स में बढ़ जाएगा, लेसर है ना तो उसकी बुक्स में लेसी एसेट है। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो इंडेस बोलता है पीआरएल में डाल दो, क्योंकि सेलिंग प्रॉफिट कमा रहे हो, ये उसका एडजस्टमेंट माना जाएगा। पर ऑपरेटिंग लीज में अगर आपने कोई कॉस्ट इनकर की है तो इसे लीज रेंटल के रेशियो में डेफर करना है, यानी यहाँ पे डेफर होगा ये खर्चा, पीआरएल में इमीडिएट नहीं जाएगा।
लेकिन अगर लेसी बियर कर रहा है तो वो हमेशा असेट की कॉस्ट में राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड करेगा, अनलेस वो शॉर्ट टर्म लीज है तो फिर उसे वो डेफर करेगा, जैसे ऑपरेटिंग लीज में डेफर करता है कौन। फॉरेन करेंसी लीज रेंटल है तो आप बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो अमोटाइजेशन टेबल है ना वो फॉरेन करेंसी में बनाना, सब फॉरेन करेंसी में आएगा, और फिर उसके बाद क्लोजिंग को क्लोजिंग रेट से, इंटरेस्ट को एवरेज रेट से लेके जो भी डिफरेंस गेन लॉस है उसको पीआरएल में डाल दे। और राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियल रिकॉग्निशन जो लीज लाइबिलिटी का डॉलर में फॉरेन करेंसी में आया है उसको कन्वर्ट स्पॉट रेट पे करना, राइट ऑफ यूज एसेट ले आना, और राइट ऑफ यूज एसेट को बाद में कोई फॉरेन करेंसी गेन लॉस बुक मत करना, क्योंकि वो रुपीज़ में आ गया, अब उसको सिर्फ डेप्रिशिएट करना है। सब लीज वगैरह कोई इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे, खत्म हो गया। एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये नहीं आता है लीज एग्रीमेंट क्या है, लीज क्या है, तो आइडेंटिफाइबल एसेट क्या है, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन अपन यहाँ पे नहीं कर रहे। लीज की डेफिनेशन, थ्योरी, वो सब नहीं, प्रैक्टिकल अपन ने देख लिया जितना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। आई होप अच्छा एक रिवीजन हो गया हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के बेसिस पे। सेल एंड लीज बैक का एज सच देखा जाए तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करा दिया है। इसके 2 क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों एक जैसे हैं, किसके, सेल और लीज बैक के, जिसमें क्या किया गया है तो बहुत ही क्विकली मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, देखना। हाँ, 30 लाख पे बेचा है, मैं मुद्दे की बात पढ़ रहा हूँ, जबकि इसकी फेयर वैल्यू 27 लाख है, तो इसमें माना जाएगा लोन कंपोनेंट है 3 लाख। ठीक है, मेरी कॉस्ट है 15 लाख रुपए, तो मेरा सेलिंग प्रॉफिट होगा 12 लाख इंक्लूडिंग अनरियलाइज्ड। 12% इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है लीज में, तो आप ये बोलोगे 3 लाख रुपए का लोन अगर मैं 20 साल की लीज टर्म है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर एट 12% फॉर 20 ईयर्स, ये वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू आएगी आपकी 40160। तो आप ये मानोगे कि आपके टोटल लीज पेमेंट में 40160 तो लोन का रीपेमेंट है, तो हर साल में कितना लीज पेमेंट कर रहा हूँ, एनुअल पेमेंट है 2 लाख, तो 2 लाख में से ये हटा दो तो बचा हुआ लीज का पेमेंट माना जाएगा, विच इज 159840। अब ये 159840 किसका पेमेंट है, लीज का, तो ये 20 साल की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एन्युटी फैक्टर से आप कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू निकालोगे, ये राइट ऑफ यूज एसेट की टोटल वैल्यू आएगी अनरियलाइज प्रॉफिट मिला के। तो ये 159840 को आप डिस्काउंट करके अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, देख लेते हैं अपन ने कैलकुलेट करी है तो बता ही देता हूँ। यही क्वेश्चन है, 159840 आ गया, यस सर। प्रेजेंट वैल्यू 12% 20 ईयर्स की 11,94,000, ये राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू है इंक्लूडिंग सेलिंग प्रॉफिट। अब इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है सर, तो सर टोटल मेरी एसेट पे मैंने प्रॉफिट कमाया 12 लाख अपन ने निकाला था, ये 27 लाख की फेयर वैल्यू पे मेरे राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू 1194 है, तो प्रो रेटा 530,667 है, इसको राइट ऑफ यूज एसेट से कम कर देना 1194 से, और जो सेलिंग प्रॉफिट 12 लाख का आया उससे कम कर देना, बस खत्म। ये तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ लो, झकास। थैंक यू।